बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हीलू रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए अपने टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। हम लोग के इस बैच में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर चल रहा है, तो उसी के अंतर्गत हम लोग ग्लैंड्स वाले पोर्शन में थे और एक ही ग्लैंड्स मुझे ध्यान है छूट गया हम लोग का, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। तो चलिए मैंने एक हेडिंग लिख दिया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। तो एग्जैक्टली इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स को अगर देखा जाए, ये तो कॉमन सा वर्ड है, लेकिन इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड को हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं, दो हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। सपोज कीजिए कैसे, जैसे कि एक खास नाम आपने ऑलरेडी सुनकर रखा है, वो क्या है, ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड किसके वाल में है, जो ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा के वाल में जो ग्लैंड है उसका नाम होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। तो पहले मैं यहां पे लिख सकता हूं ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड इन द सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, सबम्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। तो ऑब्वियसली ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा के लेयर में अगर ब्रूनर्स ग्लैंड है तो ड्यूडेनम किसका पार्ट है, तो ड्यूडेनम तो खुद स्मॉल इंटेस्टाइन का ही सबसे पहले हिस्से का नाम है, इसलिए ऑब्वियसली ब्रूनर्स ग्लैंड को भी हम लोग इंटेस्टाइनल ग्लैंड ही कहेंगे। लेकिन एक और ग्लैंड है, वो कहां पर है, तो ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा के वाल में ब्रूनर्स ग्लैंड है ना, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में तो ड्यूडेनम के अलावा जेजुनम, इलियम भी होते हैं, यानी कि यहाँ पर जेजुनम इलियम में हम लोग को देखना है। लेकिन जेजुनम इलियम में के पोर्शन में ग्लैंड्स कहां पर होंगे, तो विलाई के बीच के स्पेस में होते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर पहले नाम लिखता हूं, तो लिखता हूं इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन present between villi, present between villi in jejunum and ileum, in jejunum and इलियम। वैसे भी सिंपल सी सोच है कि जेजुनम इलियम में ही तो विलाई होते हैं ना, तो ड्यूडेनम में तो विलाई होते ही नहीं है। तो जो जेजुनम इलियम में जो विलाई होते हैं, तो विलाई के बीच में कुछ गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर होता है। सपोज कि इसको छोटा में अगर बनाने की कोशिश करूं कैसा दिखेगा, तो विलाई का स्ट्रक्चर को तो हम लोग इस तरीके से पढ़ ही चुके हैं। इसी तरीके के स्ट्रक्चर को विलाई कहा करते थे। इसका सेक्शन बहुत अच्छे से उन्होंने देखा था कि ब्लड सप्लाई भी देखे थे, आर्टरी आते थे, वेंस निकलते थे और लैक्टिल्स भी बाहर निकलते थे। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो देखिए विलाई के बीच का स्पेस यही है, तो इसी विलाई के बीच के स्पेस में कुछ सिंपल ट्यूब जैसे ग्लैंड्स होते हैं। विलाई किसी बीच के स्पेस में क्या होते हैं, कुछ सिंपल ट्यूब जैसे ग्लैंड्स होते हैं। और ध्यान से अगर आप इसको याद करें तो इस ग्लैंड को हम लोगों ने पढ़ा है, टिश्यू में वाले पोर्शन में पढ़ा है। जब हम लोग टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स पढ़ते थे तो सिंपल ट्यूबुलर जो ग्लैंड्स आए होंगे वहां पर इसका नाम मैंने लिखवाया था। तो एग्जैक्टली वही है, उसका एग्जांपल अगर आपको ध्यान होगा तो वहां पर क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन आपको लिखा हुआ मिल रहा होगा। तो एग्जैक्टली वही है। तो ड्यूडेनम भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है। वैसे ही जेजुनम और इलियम ये भी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का हिस्सा है, लेकिन ड्यूडेनम की सबम्यूकोसा में छुपे हुए हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। और वैसे ही जेजुनम और इलियम में विलाई के बीच में ऐसे ही कुछ सिंपल ट्यूब जैसे ग्लैंड्स दिखेंगे। इन्हीं ट्यूब जैसे ग्लैंड्स का नाम क्या है, क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन। तो देखिए इंटेस्टाइन के दोनों ग्लैंड्स हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, अक्सर लोग क्या कहते हैं, सिर्फ क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन को ही लोग कह डालते हैं कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इसमें कोई शक नहीं कि क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, लेकिन इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिर्फ क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन ही नहीं है, बल्कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड के अंतर्गत ब्रूनर्स ग्लैंड की भी गिनती की जाती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में दैट मींस ब्रूनर्स ग्लैंड प्लस क्रिप्ट्स ऑफ लिवरकुन, बोथ ऑफ दीज आर टुगेदर नोन एज इंटेस्टाइनल ग्लैंड। तो चलिए सीधे आते हैं हम लोग सिक्रेशन पर। तो ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड है, जो कि ड्यूडेनम के सबम्यूकोसा के वाल में छुपा हुआ है, क्या सीक्रेट करता है, तो जब आगे देखेंगे, जब स्टमक से जब हाईली एसिडिक भोजन जब ड्यूडेनम में आता है, तो स्टमक में भोजन कैसा रहता है, हाईली एसिडिक रहता है। तो स्टमक से जब हाईली एसिडिक भोजन जब आगे क्रॉस करके ड्यूडेनम में आता है, तो ड्यूडेनम के वाल में मौजूद यही जो ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करते हैं ना, एल्कलाइन फ्लूइड उसके ऊपर रिलीज कर डालते हैं। तो इमेजिन कीजिए स्टमक से जब हाईली एसिडिक भोजन जब आगे बढ़ेगा और ब्रूनर्स ग्लैंड उसके ऊपर एल्कलाइन फ्लूइड को रिलीज कर देंगे, तो उसे क्या करने की कोशिश की जा रही है, उसे न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, जिससे ड्यूडेनम ना गले। तो बस इस ग्लैंड का यही इकलौता काम है, इसका और कोई काम नहीं है। ध्यान रखना है कि ब्रूनर्स ग्लैंड की जो सीक्रेशन है इसमें सिर्फ एल्कलाइन म्यूकस है, इसका एक ही काम है भोजन को न्यूट्रलाइज करना, एसिडिक भोजन को न्यूट्रलाइज करना, और किसी भी तरीके के एंजाइम्स इसमें नहीं होते, इसलिए डाइजेशन में तो हिस्सा लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो चलिए मैं इस लाइन को यहाँ पर लिख ही देता हूँ। क्या लिखता हूँ, तो सीक्रेट्स क्या सीक्रेट करता है, तो सीक्रेट्स एल्कलाइन म्यूकस, सीक्रेट्स एल्कलाइन म्यूकस, है ना।
टू न्यूट्रलाइज, तो किसको न्यूट्रलाइज करेगा? एसिडिक फूड। एसिडिक फूड को क्या कहा जाता है? स्टमक में जो एसिडिक फूड होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं काइम। एक समय आएगा जब हम इसको डिस्कस भी करेंगे। तो सिक्रेट्स एल्कलाइन म्यूकस टू न्यूट्रलाइज एसिडिक फूड। उस एसिडिक फूड का नाम क्या है? उस एसिडिक फूड को हम लोग कहते हैं काइम। फिनिश हो गया, दैट्स ऑल। यही इसका एक कंप्लीट फंक्शन है और इसमें कुछ और लिखने की हम लोग को आवश्यकता नहीं है। तो चलिए इस पोर्शन को मैंने यहां पर क्या किया, समाप्त कर लिया। लेकिन अब हम लोग को कहां पर आगे बढ़ना है? तो इसको आगे लेकर बढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें कोई एंजाइम्स है ही नहीं, इसलिए इसको फर्दर समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको लेकर आगे बढ़ना है ना। तो क्या कहा जाता है? तो इसने क्या सिक्रीट किया? अल्कलाइन म्यूकस रिलीज किया। और इस ग्लैंड ने क्या रिलीज किया? तो डिटेल में इस ग्लैंड को हम लोग पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ेंगे, इसका फंक्शन भी कुछ हद तक देखेंगे। तो इस ग्लैंड से जो भी सिक्रेशन आएगा, आखिर इसको कुछ तो नाम देंगे। इस ग्लैंड से आने वाले सिक्रेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसको हम लोग सिंपली कह सकते हैं, हम लोग इंटेस्टाइनल एंजाइम्स कह सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? सिंपली इसको हम लोग कह सकते हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, इसको हम लोग नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें एंजाइम्स होंगे जो कि भोजन का डाइजेशन में हिस्सा लेंगे। तो ये क्या रिलीज कर रहे हैं? अल्कलाइन म्यूकस। ये क्या रिलीज करेंगे? इंटेस्टाइनल एंजाइम्स वगैरह रिलीज करेंगे। लेकिन अगर दोनों को मिलाकर, चलिए इस इमेज को मैं मिटाता हूं, क्योंकि ग्लैंड के पोजीशन को मुझे दिखाना था। क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड कहां होते हैं? तो विलाई के बीच के स्थान में कुछ सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड्स होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड। तो इस इमेज की अब हमें जरूरत नहीं है, इसलिए इस इमेज को मैं मिटा रहा हूं, है ना। तो एग्जैक्टली अभी तक का जिस्ट क्या कहता है? अभी तक का जिस्ट ये कहता है कि ब्रूनर्स ग्लैंड से निकल रहे हैं अल्कलाइन म्यूकस, प्लस क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड से निकल रहे हैं इंटेस्टाइनल एंजाइम्स। तो दोनों को क्या करना है? क्या दोनों ही सिक्रेशंस आपस में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। अगर ड्यूडेनम में ये रिलीज हो गया, आगे जेजुनम इलियम में अगर ये रिलीज होंगे, तो बिल्कुल मिक्सअप होंगे। और जब मिक्सअप होंगे तो एक नया नाम पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल जूस। यानी दोनों को मिला के कॉमन वर्ड कहेंगे तो दिस इज कॉल्ड एज इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस को एक और नाम दिया जाता है, इसी को कहा जाता है सक्कस इंटेरिकस, है ना। तो इंटेस्टाइनल जूस इज आल्सो नोन एज सक्कस इंटेरिकस। इस पे डाल दीजिए सर। इंटेस्टाइनल जूस इज आल्सो नोन एज सक्कस इंटेरिकस। तो देखिए बहुत आसान सा एक क्वेश्चन रहता है, अक्सर लोग इसमें गच्चा खा जाते हैं। तो गच्चा ना हो इसलिए मुझे इतना ज्यादा लिखने की आवश्यकता थोड़ी पड़ी। तो हमेशा ध्यान रखना है, ब्रूनर्स ग्लैंड, क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड, दोनों को मिलाकर कहेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड। लेकिन जो ब्रूनस ग्लैंड है उससे अल्कलाइन म्यूकस आएगा, क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड से इंटेस्टाइनल एंजाइम्स आएंगे। और अगर दोनों ही ग्लैंड के सिक्रेशन को अगर मिला दिया जाए, तब जाकर जो नया नाम बन रहा है उस नए नाम का नाम होगा इंटेस्टाइनल जूस। और इंटेस्टाइनल जूस को ही हम लोग सक्कस इंटेरिकस कहते हैं। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोग सिर्फ क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड के सिक्रेशन को ही लोग इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस कह डालते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड प्लस ब्रूनर्स ग्लैंड दोनों के सिक्रेशन को मिलाकर हमें इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस इंटेरिकस कहा जाना चाहिए। तो चलिए ये कॉन्सेप्चुअल पोर्शन था, इसको मैंने आपको यहां पर क्लियर कर दिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसके आगे हम लोग को करना क्या है? क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड का स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल करना होगा, क्योंकि इसी में कुछ खास सेल्स हैं जिसके क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड, और नतीजा उसमें जो भी बोलना होगा बोलते हैं हम लोग। तो हेडिंग अब हम लोग हो गया क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड। हेडिंग है क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड, क्रिप्स ऑफ लिवर कुंड। तो चलिए एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड है तो सिंपल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, लाइक दिस। ऐसा ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना देंगे। इसमें मुख्यतः 4 तरीके के सेल होंगे, है ना। चलिए मैं बनाता हूं, पहले मैं बना ही लेता हूं, बेहतर होगा, इसे समझना काफी आसान हो जाए आपके लिए।
तो चलिए इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं। पहले मैं लेबलिंग कर ही लेता हूं, है ना। ये जो सबसे ज्यादा संख्या में जो नॉर्मल शेप साइज के जो देखिए ब्लू कलर के जो सेल्स सबसे ज्यादा संख्या में नजर आ रहे हैं, इसको तो एक आम सा नाम देंगे, इसी को तुम लोग कहा करेंगे इंटेस्टाइनल सेल्स। इसका नाम होगा इंटेस्टाइनल सेल्स। और इंटेस्टाइनल सेल्स को आम बोलचाल की भाषा में इंटेस्टाइनल सेल तो कह ही रहे हैं, लेकिन स्पेशल नाम इसका क्या होगा, इसी को कहते हैं हम लोग इंटेरोसाइट्स। इसी का नाम होगा इंटेरोसाइट्स। देखिए नाम बहुत आसान होता है। इंटेरो का मतलब ही होता है इंटेस्टाइन और साइट्स का मतलब होता है सेल, इसलिए इंटेस्टाइनल सेल्स को हम लोग इंटेरोसाइट्स कहेंगे। इसी बीच में मैंने क्या किया है, देखिए कुछ सेल्स ऐसे ही नॉर्मल तरीके के मैंने बनाए हैं, लेकिन मैंने उसको क्या किया है, कुछ कलर्ट कर दिया है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने उसे कलर्ट करके दिखाने की कोशिश की है। इस तरीके के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके के सेल्स का नाम हम लोग रखने जा रहे हैं पैनेथ सेल्स। इस तरीके के सेल का नाम मैं रख रहा हूं, इसका नाम रख रहा हूं यहां पर पैनेथ सेल्स, पैनेथ सेल्स। चलिए देखता हूं और क्या है। कुछ देखिए काफी लंबे लंबे ट्यूबलाइक सेल्स भी मैंने इसमें बनाकर रखे हुए हैं, काफी लंबे लंबे। इस तरीके के सेल का पहले मैं नाम लिख देता हूं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनसीईआरटी से म्यूकस नेक सेल ही बुलाता है। एनसीईआरटी इसे म्यूकस नेक सेल बुलाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में ये बोला जा सकता है। स्पेशल नाम इसका क्या होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं गॉबलेट सेल्स। कई दफा आपका इससे पहले भी सामना हो चुका है। और इसी बीच में देखिए मैंने कुछ लाल लाल रेड कलर के यहाँ पर कुछ सेल के गुच्छे भी यहाँ पर बनाकर रखे हैं, इसी ग्लैंड के बिल्कुल आसपास लगभग सटे हुए हैं। इसका नाम क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स, है ना। इसका नाम है इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स, इंडोक्राइन सेल्स। तो चलिए डिटेल में चलते हैं। ये 4 तरीके के सेल हैं, चारों के काम क्या क्या है, छोटे छोटे लाइंस में पूछना है हमें, या क्वेश्चन जितना पूछेगा उतना ही बढ़ाता हूं मैं। तो ये जो सबसे ज्यादा संख्या में जो इंटेस्टाइनल सेल्स है, इंटेरोसाइट्स हैं, यही क्या करते हैं, यही तो हर तरीके के एंजाइम्स निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, ये सबसे आखिरी जगह पर जहां पर भोजन को डाइजेस्ट करने का मौका मिलेगा। इसके आगे सारे स्थान, अब इसके आगे कुछ नहीं आने वाला, जो थे इसके पहले थे। माउथ में कुछ एंजाइम्स आए, स्टमक में कुछ एंजाइम्स आए, फिर हम लोगों ने देखा कि पैनक्रियाज से कुछ एंजाइम्स आ रहे थे, और ये इंटेस्टाइनल सेल्स से आने वाले ये आखिरी एंजाइम्स होंगे जो कि भोजन को डाइजेशन को कंप्लीट करने में सफल होंगे। यानी कि यहां से चारों वेराइटी के एंजाइम्स आएंगे, पूरी तरीके से कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले, पूरी तरीके से लिपिड, प्रोटीन और फैट को तोड़ने, लिपिड को तो फैट कह ही रहे हैं, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स हैं सारे के सारे यहीं से आएंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर लिखकर बेवजह उसके नाम को भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी देर में तो हम लोग उसका उपयोग करते नजर आएंगे। फिर भी मैं मुंह से बोल देता हूं, तो इंटेस्टाइनल सेल से प्रोटीन को तोड़ने वाले जो एंजाइम्स आएंगे उसका नाम क्या रखेंगे, एक समय आप देखेंगे उसका नाम रखा करेंगे डाइपेप्टाइडेजेस, है ना। चलिए मैं लिख ही देता हूं। तो इंटेस्टाइनल सेल से छोटे छोटे मैं लिखता हूं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम्स आएंगे उसका नाम रखा करेंगे हम लोग डाइपेप्टाइडेजेस नाम रखा करेंगे। वैसे ही लिपिड को तोड़ने वाले जो यहां से एंजाइम्स आएंगे उसको हम लोग इंटेस्टाइनल लाइपेज कहा करेंगे, इंटेस्टाइनल लाइपेज। वैसे ही न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स आएंगे उसको हम लोग 2 नाम यहां पर लिख सकते हैं, एक का नाम रखा करेंगे न्यूक्लियोटाइडेज और एक का नाम रखा करेंगे न्यूक्लियोसाइडेज। तो थोड़ी देर बाद हम लोग इसका प्रयोग करते नजर आएंगे, इसलिए भी तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बहुत आसानी से नाम दिमाग में बैठ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा आसानी से दिमाग में बैठेंगे, इसलिए नाम को लेकर तनाव लेने की जरूरत नहीं है। तो इंटेस्टाइनल सेल से मैंने क्या किया, प्रोटीन को तोड़ने वाला डाइपेप्टाइडेज एंजाइम आएंगे, लिखा। वैसे ही लिपिड को तोड़ने वाले इंटेस्टाइनल लाइपेज आएंगे, उसके नाम को भी मैंने लिखा। न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज नाम के एंजाइम्स आएंगे, उसको भी मैंने यहां पर लिख कर रखा हुआ है। और क्या बच गया, अब सिर्फ बचा गया है हम लोग का कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए यहां से 3 तरीके के एंजाइम आएंगे, आप आगे जाके डिटेल में देखेंगे, फिलहाल मैंने सिर्फ नाम लिख रहा हूं। उसका नाम लिखेंगे हम लोग, माल्टेज नाम का एक एंजाइम आएगा, लैक्टेज नाम का भी एक एंजाइम आएगा और सुक्रेज नाम का भी एक एंजाइम आएगा। ETC मैं लिख देता हूं, ऐसा नहीं कि और एंजाइम्स नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, पूछा भी नहीं जाएगा। तो ये कुछ एंजाइम्स के नाम हो गए जो कि इंटेस्टाइनल सेल्स या इंटेरोसाइट्स से आते हैं। चलिए पहले हम लोग काम करते हैं, तीसरे नंबर के सेल को देखते हैं, नाम है म्यूकस नेक सेल या गॉबलेट सेल। सेम नाम का सेल म्यूकस नेक सेल या गॉबलेट सेल हर जगह क्या सीक्रेट करता है, तो हर जगह म्यूकस से सीक्रेट करता है। तो यहां भी सीक्रेट सेम म्यूकस सीक्रेट करेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सीक्रेट्स म्यूकस, और इसका कोई फंक्शन नहीं है। सीक्रेट्स म्यूकस पूरे एलिमेंट्री कनाल की अंदर की वाल में, स्टार्टिंग फ्रॉम इसोफेगस से लेकर एनस तक गॉबलेट सेल या म्यूकस नेक सेल भरे पड़े हैं। क्या सीक्रेट करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं। म्यूकस क्या करता है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा, और उसी लुब्रिकेशन की वजह से भोजन आगे बढ़ता है, जिसको हम लोग, जिस घटना को हम लोग पेरिस्टाल्सिस भी कहा करते हैं अक्सर। हालांकि इंटेस्टाइन्स के मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहा करते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल के मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टाल्सिस कहते हैं, लेकिन आखिर भोजन अंदर स्लिप तो करता होगा, आखिर भोजन अंदर फिसलता होगा, तभी तो आगे बढ़ता होगा। तो फिसलेगा किसकी वजह से, इसी म्यूकस की वजह से सीक्रेट फिसलता है, और जिस सेल से आता है उसका नाम होता है म्यूकस नेक सेल या गॉबलेट सेल। ये तो हर जगह सेम है, इसमें कुछ नया चीज नहीं है।
अगले पर आते हैं, इंटेरो एंडोक्राइन सेल से काफी मुख्य सेल हैं। नाम से ही अगर आप इस देखेंगे जो इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स जो मैंने नाम लिखा हुआ है ना, एग्जैक्टली मैंने उससे बिल्कुल इस ग्लैंड से चिपका करके नहीं रखा है, थोड़े से डिस्टेंस में मैंने बनाया है, थोड़े थोड़े डिस्टेंस में, लेकिन बिल्कुल आसपास ही मैंने बना कर रखा है, बिल्कुल चिपकाया नहीं लेकिन आसपास लाया है। इसका नाम इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स क्यों है? नाम से ही देखिए सारा फंक्शन स्पष्ट होता है। इंटेरो मतलब होता है इंटेस्टाइन, और नेचर में क्या है? इंडोक्राइन सेल्स, दैट मींस हार्मोन्स रिलीज करेंगे। यही वो जो इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स हैं, लगभग 7 तरीके के हार्मोन्स हम लोग देखेंगे आगे जाकर रिलीज किया करते हैं, लगभग 7 तरीके के हार्मोन्स को रिलीज किया करते हैं। तो आगे जब हम लोग हार्मोन्स पढ़ेंगे तो आप खुद ब खुद इसके नाम को समझ जाएंगे। तो काफी इंपॉर्टेंट सेल्स से साबित हो रहे हैं कि लगभग 7 तरीके के हार्मोन्स निकालेंगे और इन हार्मोन्स की वजह से एलिमेंट्री कनाल के सारे फंक्शंस लगभग कंप्लीट किए जाएंगे। कंप्लीट मतलब रेगुलेट किए जाएंगे। तो जरा सोचिए कि इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स कितने इंपॉर्टेंट होते होंगे। चलिए कुछ नाम मैं यहां पर प्रयोग कर सकता हूं, लगभग समझिए गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन और डुओक्राइनिन, बस ये 3 नाम छोड़ दें तो लगभग सारे हार्मोन्स जो इसके बाद आते हैं ना, सभी यही सेक्रेट करते हैं। जैसे कि क्या कह सकते हैं, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, जिसको इंटेरोगैस्ट्रोन कहते हैं, वो भी यही हार्मोन, यही सेल सीक्रेट क्या करेंगे, है ना। तो देखेंगे, चलिए मैं इसको बढ़ाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि अभी कंफ्यूजन होगा, तो मैं उसको बढ़ाना नहीं चाह रहा। तो बस यहां पर मैं एक ही चीज लिख देता हूं, सीक्रेट्स हार्मोन्स रिलीज्ड बाय इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइनल हार्मोन्स हैं, सीक्रेट्स हार्मोन्स रिलीज्ड बाय इंटेस्टाइन। तो चलिए अब इस चीज को थोड़ा दूसरे एंगल से जरा सोचने की कोशिश करते हैं। तो हार्मोन रिलीज करते हैं, तो अगर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद इस तरीके के ग्लैंड से, अगर इस तरीके के सेल से अगर कई तरीके के हार्मोन्स आ रहे हैं, तो क्या हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन को एक एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हैं? खुद जरा सोच के देखिए, एंडोक्राइन ग्लैंड क्या कहेंगे? क्योंकि जनरली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जहां से हार्मोन्स आते हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहे जाते हैं, जबकि जवाब ये नहीं है। इसका जवाब हम लोग को एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में मिलेगा, जो क्लास 11th में है, जिसके अंतर्गत आपको ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि हार्मोन सिर्फ एंडोक्राइन ग्लैंड से ही नहीं आते, बल्कि हार्मोन्स कहां से आते हैं? नॉन एंडोक्राइन सेल से भी आते हैं। ये एनसीईआरटी के लाइंस पर हूं मैं फिलहाल, है ना। तो हार्मोन्स कहां से आते हैं? हार्मोन्स 2 तरीके के स्थान से आते हैं। पहला ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से आते हैं। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वैसे ग्लैंड जिनका स्थान फिक्स है, उसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। लेकिन हार्मोन सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड से ही नहीं आते, बल्कि ऐसे भी सेल से आते हैं, शरीर में बहुत सारे स्थान से आते हैं जो कि नेचर में एंडोक्राइन नहीं है, और उस तरीके के सेल्स को हम लोग नाम देते हैं नॉन एंडोक्राइन सेल्स। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स किस सेल के एग्जांपल हो गए? ये नॉन एंडोक्राइन सेल्स के एग्जांपल हैं, और नतीजा यहां से कई तरीके के हार्मोन्स आएंगे, और इसी वजह से आप चाहकर भी स्मॉल इंटेस्टाइन को एक एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कह सकते। तो चलिए इस चीज को मैं आगे नहीं बढ़ाता हूं, इसी चैप्टर में हम लोग डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको खुद इसके नाम दिखेंगे, फिलहाल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं। तो जरा सोचिए, क्या इंटेस्टाइनल सेल का जो फंक्शन है, और वैसे ही जो इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स का जो फंक्शन है, इंटेस्टाइनल सेल क्या निकाल रहे हैं? एंजाइम्स। इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स क्या निकाल रहे हैं? हार्मोन। तो इनके जो फंक्शंस हैं, क्या वो अति महत्वपूर्ण हैं? वाकई अति महत्वपूर्ण है। तो अगर इनके फंक्शंस अति महत्वपूर्ण है तो इनकी क्या करने की आवश्यकता पड़ेगी? रक्षा करने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि डैमेज, इनके ऊपर हमले अक्सर होते रहते होंगे। तो जरा सोचिए, इन पर हमले होते रहते होंगे, इनकी रक्षा करने की जरूरत पड़ती होगी। तो रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है? ये है पैनेस सेल्स के पास। देखने में देखा जाए तो जो पैनेस सेल्स होते हैं ना, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से ही नजर आएंगे। तो जिस तरीके से इंटेस्टाइनल सेल नजर आ रहे हैं, ठीक वैसे ही पैनेस सेल्स भी नजर आएंगे। लेकिन क्या करते हैं? तो ये लाइसोजाइम सीक्रेट करते हैं, और लाइसोजाइम क्या करता है आप ऑलरेडी माउथ में सुन चुके हैं, हमारे सलाइवा में भी लाइसोजाइम होता है जो कि एंटी माइक्रोबियल होते हैं। तो पैनेस सेल्स क्या करते हैं? तो पैनेस सेल्स के पास 2 पावर है। एक तो फैगोसाइटोसिस भी कर सकते हैं, यानी कि बाहर से अगर कोई माइक्रोब्स मिले तो पैनेस सेल्स उसे खाकर भी मार सकते हैं, और दूसरा अगर खाकर ना मार सके तो कम से कम उसके ऊपर लाइसोजाइम को सीक्रेट कर देते हैं, और लाइसोजाइम की वजह से ही मारा जाता है। यानी जो भी मोड क्यों ना हो, इसकी एक्टिविटी को, पैनेस सेल की एक्टिविटी को क्या कह सकते हैं? एंटी माइक्रोबियल कहा जाता है। तो चलिए 2 लाइन हो गए। पहला इसके पास क्या है? इसके पास फैगोसाइटिक पावर है, यानी फैगोसाइटोसिस मैं यहां पर लिख सकता हूं। और दूसरा क्या है? ऑल्सो रिलीजेस लाइसोजाइम, ऑल्सो रिलीजेस लाइसोजाइम, लाइसोजाइम को भी रिलीज करते हैं। लेकिन दोनों ही लाइन को मिलाकर क्या कर सकते हैं हम लोग? एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो पैनेस सेल्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी के लिए जाने जाते हैं। तो देखिए ये सारे चीज आपको क्वेश्चन से मिलते रहते हैं, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। तो ये देखिए हम लोगों ने अभी क्रिप्स ऑफ लिवर कोन को फिनिश किया। तो आपको इंटेस्टाइनल सेल दिखेगा, पैनेस सेल्स भी क्वेश्चन में दिखेगा, म्यूकस नेक सेल तो हर जगह अवेलेबल होता है, और इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स भी आपको दिख रहा है। तो एग्जैक्टली पैनेस सेल किसकी रक्षा कर रहे हैं? तो एग्जैक्टली पैनेस सेल्स इंटेस्टाइनल सेल्स और इंटेरो एंडोक्राइन सेल्स की रक्षा के लिए पाए जाते हैं, जो कि इसको डैमेज होने से बचाते हैं। तो चलिए इस तरीके से अभी हम लोगों ने क्या कंक्लूड किया?
आज इस वक्त तक हम लोगों ने, अभी तक हम लोग स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे थे। अब पहली बार हम लोग फंक्शनल पोर्शन में इंटर करने जा रहे हैं। हालांकि हेडिंग तो हम लोग का ह्यूमन फिजियोलॉजी, आप भी जानते हैं इन सारे चैप्टर्स मिलाकर आप ह्यूमन फिजियोलॉजी कहा करते हैं, लेकिन फिजियोलॉजी का मतलब होता है एग्जैक्टली फंक्शन। और अभी तक अगर आप देखें तो अभी तक रियल में देखा जाए तो हम लोग फंक्शन की शुरुआत अभी तक हम लोगों ने करी ही नहीं थी। तो अभी से हम लोग एग्जैक्टली फंक्शन वाले पोर्शन में जा रहे हैं, और फंक्शनल पोर्शन और आसान हो जाएंगे अगर आपको थ्योरेटिकल जो अभी तक स्ट्रक्चर्स आप पढ़ रहे थे, अगर आपके कमांड इस स्ट्रक्चर पर काफी बेहतरीन है तो फंक्शनल पोर्शन काफी तेजी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आपने रिवाइज ऑलरेडी किया हुआ होगा। मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। व्हाट इज रिटन इन लास्ट लाइन। लास्ट लाइन में मैंने जो लिखा है मैं इसको पढ़ देता हूं। इंटेरो इंडोक्राइन सेल्स, सेल का नाम मैंने लिखा है इंटेरो इंडोक्राइन सेल, और क्या निकालते हैं तो मैंने लिखा है सिक्रेट्स हार्मोन रिलीज्ड बाय इंटेस्टाइन। मैंने लिखा है सिक्रेट्स हार्मोन रिलीज्ड बाय इंटेस्टाइन। तो बस इतना ही पोर्शन है, तो आगे से ध्यान रखूंगा, ऊपर मैं लिखने की कोशिश करता हूं। तो अगर देखा जाए तो हम लोग अब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ने जा रहे हैं ना, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। चलिए मैं हेडिंग पहले लिखता हूं, मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। यानी देखिए वर्ड क्या है, मैकेनिज्म। मैकेनिज्म मींस फंक्शन हम लोग पढ़े, दैट मींस फिजियोलॉजी की शुरुआत है ये। तो मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन, शर्त यही है, अगर आप फिजियोलॉजी आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, दिमाग में ऑलवेज बैठे रहने चाहिए, तो इसके लिए स्ट्रक्चर पर पूरा कमांड होना चाहिए, क्योंकि जब आप स्ट्रक्चर समझते रहेंगे तभी फंक्शन समझना काफी आसान होता है। तो चलिए मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इस मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को हम लोग क्या कर सकते हैं ना, चार हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी जानते हैं कि चार ही जगह पर डाइजेशन की घटना को अंजाम दिया जाएगा। कहाँ कहाँ, माउथ में कुछ खास घटना घटेगी, फिर स्टमक में कुछ खास घटना घटेगी, फिर उसके आगे देखा जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में कुछ खास घटना घटेगी। किसकी वजह से, तो बाइल और पैनक्रियाज की वजह से, क्योंकि बाइल और पैनक्रियाटिक जूस वहीं पे ड्यूडेनम में आएंगे, और जब ड्यूडेनम से आगे भोजन बढ़ेगा तब जेजुनम इलियम में, अभी जस्ट पढ़ रहे थे, क्रिप्स ऑफ लिवर उनकी वजह से कुछ खास घटनाएं घटेंगी। यानी मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल चार हिस्से में यहाँ पर डिवाइड यानी विभक्त कर सकते हैं। पहला क्या देखेंगे हम लोग, इवेंट्स इन माउथ, कुछ सोचेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो इवेंट्स इन माउथ, जरूरी नहीं कि मैं इतना लिखूं, अगर आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी लिखने से भी शायद बेहतर हो कईयों का। तो पहला हम लोग इवेंट्स इन माउथ देखेंगे कि माउथ में क्या क्या घटना घटेगी। फिर क्या आएगा, वैसे ही इवेंट्स इन स्टमक देखेंगे कि स्टमक में कौन सी घटना घटेगी। उसके बाद इवेंट्स इन ड्यूडेनम में देखेंगे कि ड्यूडेनम में कौन सी घटना घटेगी, तो ड्यूडेनम में। और उसके बाद कहां पे देखेंगे, इवेंट्स इन जेजुनम इलियम में देखेंगे कि जेजुनम प्लस इलियम, यहां पर कौन सी घटना घटेगी। तो जरा सोचिए, इवेंट्स इन माउथ, माउथ में किसकी वजह से हम लोग को सारी घटनाएं देखने को मिलेंगी, सलाइवा की वजह से, माउथ में सलाइवा पाया जाएगा। उसी तरीके से स्टमक में किसकी वजह से घटनाएं देखने को मिलेंगी, तो स्टमक में क्या था, गैस्ट्रिक जूस की वजह से घटनाएं देखने को मिलेंगी, देखेंगे। वैसे ही ड्यूडेनम में किसकी वजह से घटनाएं देखने को मिलेंगी, तो ड्यूडेनम में बाइल भी आएगा, प्लस वहां से पैनक्रियाटिक जूस भी पहुंचता रहेगा, तो बाइल और पैनक्रियाटिक जूस की वजह से कुछ खास घटनाएं देखने को मिलेंगी। और वैसे ही जेजुनम इलियम में जस्ट मैंने कहा किसकी वजह से, तो ब्रूनर्स ग्लैंड भी यहीं पर हैं, ब्रूनर्स ग्लैंड भी हैं, प्लस क्रिप्स ऑफ लिवरकुन भी हैं, इनकी वजह से कुछ खास घटना देखने को मिलेगी। तो एक चार्ट मैंने बना लिया, इससे आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट तो गया ना, कम से कम। हो सकता है कईयों को इससे मदद मिली हो कि कैसे कैसे भोजन आगे बढ़े। तो भोजन आगे बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली इनकी ही मदद की आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए हम लोग शुरुआत करने वाले हैं इवेंट्स इन माउथ, फिर जाएंगे स्टमक, फिर जाएंगे ड्यूडेनम, और फिर जाएंगे जेजुनम इलियम। तो ध्यान रखिएगा कहां पर भोजन का किससे सामना होगा, माउथ में सामना होगा सलाइवा, स्टमक में सामना होगा गैस्ट्रिक जूस, उसके बाद ड्यूडेनम में सामना होगा बाइल और पैनक्रियाटिक जूस से, और जेजुनम इलियम में सामना होगा ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रेशन से और क्रिप्स ऑफ लिवरकुन के सिक्रेशन से। थोड़ा सा एक लाइन मैं और रिपीट कर देता हूं, शायद कईयों की मदद कर दे। जरा सोचिए, माउथ में जो खास घटना घटेगी, इसी वजह से भोजन को कुछ तो तोड़ा जाएगा, कुछ ना कुछ रूप में कन्वर्ट होगा। अब जिस रूप में भोजन ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका रहेगा, उसी के ऊपर ना फर्दर स्टमक में कार्रवाई की जाएगी, फिर यहां पर कुछ और घटनाएं घटेंगी, कुछ और ज्यादा तोड़ा जाएगा कईयों भोजन को। तो जिस रूप में यहां पर ऑलरेडी टूट चुके होंगे, उसके आगे फर्दर घटनाएं या कार्रवाई कौन करेगा, बाइल और पैनक्रियाटिक जूस करेंगे, और इसने उसको क्या किया होगा, और ज्यादा तोड़ दिया होगा लास्टली, और सबसे आखिरी में उसको आखिरी रूप में स्मॉलेस्ट फॉर्म में तोड़ने की जिम्मेदारी किसकी बनेगी, तो ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लिवरकुन तोड़ेंगे। तो एक स्टेप, एक क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की एक प्रोसेसिंग है। तो डाइजेशन एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस तो है भी, एक फैक्ट है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इवेंट्स इन माउथ।
तो माउथ में किसकी घटना देखने को मिलेगी? सलाइवा। चलिए देखते हैं, पहले मैं इसमें बोलता हूं, इसमें बोलना फिजियोलॉजी पोर्शन में बोलना ज्यादा है, लिखने की जरूरत जहां पड़ेगी मैं खुद लिख दूंगा। तो सबसे पहले किसी ने पूछा कि चलिए भोजन को डाइजेशन करना है, तो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही कि भोजन को खाएं। तो भोजन को खाने के लिए ऊपर वाले ने क्या दिया? ऑलरेडी 2 हाथ हमारे पास अवेलेबल है, तो दोनों हाथ से हम लोग क्या कर सकते हैं? भोजन को पकड़ सकते हैं, लेके उसको माउथ में डाल सकते हैं, दैट्स इट। क्योंकि जब तक खाएंगे नहीं तब तक डाइजेशन की शुरुआत भी नहीं हुई। तो देखिए पहला स्टेप मैंने आपको बता दिया है, हमारे पास 2 हाथ हैं, उसकी मदद से हम लोग भोजन को पकड़ेंगे और लेकर उसको माउथ में डाला। डालने के बाद क्या करते हैं? मेरे ख्याल से समझाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग माउथ को माउथ मतलब कि चबाते हैं, चबाएंगे उसे। चबाने की प्रक्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं? च्यूइंग कहते हैं। लेकिन इसी चबाने की प्रक्रिया को साइंस की तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? मास्टिकेशन। तो भोजन को जब जैसे ही मैंने अंदर माउथ के अंदर डाला, दिस इवेंट इज कॉल्ड इंजेशन। माउथ में डाला, दिस इवेंट इज कॉल्ड इंजेशन। इंजेशन के बाद क्या होता है? उसे हम लोग चबाएंगे, च्यूइंग दैट मींस मास्टिकेशन। तो इमेजिन कीजिए जब माउथ में भोजन को हम लोग ले गए तो माउथ में भोजन कैसा दिख रहा था? ऐसे बड़ा सा बॉल के रूप में हम लोग लेकर चले गए थे, है ना। लेकिन अब इसको हम लोग क्या किया? चबाया, दांत की मदद से चबाया। दांत की मदद से जब इसको मैंने चबाया तो क्या घटना घटी? घटना ये घटी, जो बड़े साइज के भोजन हम लोग ने कंज्यूम किया था ये क्या हो गए? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गए। बड़े साइज के जिस भोजन को हमने कंज्यूम किया था वो क्या हो गए? ये Which enzyme are present in succus entericus? मैं आंसर फिर से दे देता हूं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, लगभग इस चीज को हम लोग 5 मिनट पहले डिस्कस कर रहे थे, आप 5 मिनट सोए हुए क्यों थे? तो एक चीज ध्यान रखना है कि विच एंजाइम आर प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस। ऑलरेडी थोड़ी देर पहले मैंने लिखा कि जो सक्कस एंटेरिकस नाम के जो फ्लूइड अभी जस्ट हम लोग जिस ग्लैंड का समाप्त किए उसमें कई नाम के एंजाइम्स थे। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज थे। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें डाइपेप्टाइडेज थे। वैसे ही फैट को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें इंटेस्टाइनल लाइपेज थे, और न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए उसमें न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज जैसे एंजाइम्स थे। तो ऑलरेडी इसको मैंने पढ़ा दिया, इसलिए मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट बाद इसको पूछने का कोई खास जरूरत थी। पूछना भी था तो आपको उसी वक्त पूछना चाहिए था। चलिए फिर भी मैंने आपको रिपीट किया, तो ध्यान दें, कॉन्सेंट्रेट करें, इट इज रियली एसेंशियल फॉर यू। तो चलिए देखते हैं हम। तो माउथ हमने क्या किया? भोजन को कंज्यूम किया, दिस इवेंट इज कॉल्ड इंजेशन। खाने के बाद, कंज्यूम खाने के बाद क्या किया हमने? उसे चबाया, चबाएंगे, दैट इज कॉल्ड मास्टिकेशन। तो बड़े साइज के भोजन को जब हमने चबाया तो क्या हो गया? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने से क्या बेनिफिट क्या हो गया? एक बेनिफिट भी हो गया, एक लॉस भी हो गया। बेनिफिट ये हो गया कि सरफेस एरिया बढ़ गया। ऑब्वियसली बेनिफिट क्या हो गया? बेनिफिट ये हो गया कि सरफेस एरिया बढ़ गया। लेकिन लॉस क्या हो गया? लॉस ये हो गया कि टुकड़ों में टूटने की वजह से आपस में बिखर गए। पहले तो कम से कम एक जगह था, लेकिन अब क्या हो गए? अब तो बिखर गए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, मास्टिकेशन का एक गुड थिंग क्या है? गुड थिंग ये है कि सरफेस एरिया बढ़ा, लेकिन एक बैड थिंग क्या है? बिखर गए। तो बिखर गए तो इसका कुछ समाधान तो करना होगा। तो इसको बिखरने की वजह से इसका समाधान लेकर कौन आएगा? इसका सॉल्यूशन किसके पास है? इसका सॉल्यूशन है सलाइवा के पास। तो इसके ऊपर क्या डाल दिया गया? अब इसके ऊपर डाल दिया गया सलाइवा। तो अब सलाइवा जब डाला गया है तो सलाइवा में, अब सलाइवा के कंपोजिशन को आप याद कीजिए। सलाइवा की कंपोजिशन को आप याद करेंगे तो उसमें क्या क्या थे? अब उसको प्रयोग करने की बारी आ गई। सबसे पहला तो उसमें म्यूकस था, सबसे पहला उसमें म्यूकस था, और क्या क्या था? उसमें लाइसोजाइम भी था, और क्या था? एक एंजाइम था जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ सकता था, उसका नाम था सलाइवरी एमाइलेज। यानी अगर सलाइवा इसके ऊपर डाल दिया गया, यानी सलाइवा जितने भी टुकड़े हैं उसके बीच में जाकर क्या हो गए? सलाइवा इस तरीके से फैल गए। जितने भोजन के टुकड़े दिख रहे थे सभी के बीच में जाकर सलाइवा इस तरीके से भर गए। और जैसे ही सलाइवा भरा तो सभी ने अपने काम की शुरुआत कर डाली। तो सबसे पहले क्या हुआ होगा? सबसे पहले ये हुआ होगा, इसी सलाइवा में मौजूद जो लाइसोजाइम है, लाइसोजाइम ने क्या किया होगा? माइक्रोब्स को मारने की भरपूर कोशिश करी होगी। उसकी जितनी औकात होगी, जितनी क्षमता होगी, उतने उसने यहाँ पर माइक्रोब्स को मारे होंगे। तो देखिए पहला फंक्शन मैंने बता दिया माउथ में क्या हो रही है। जो सलाइवा आया, सलाइवा में क्या मौजूद है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ने माइक्रोब्स को मारा, खेल खत्म हो गया लाइसोजाइम का। दूसरा, उसी सलाइवा में क्या मौजूद है? उसी सलाइवा में मौजूद है म्यूकस। और उस म्यूकस ने क्या किया? उस म्यूकस में क्या है? चिपचिपापन, लुब्रिकेटिंग पावर है। और उस म्यूकस की वजह से जो टुकड़े बिखर गए थे वापस क्या हो गए? वापस से टुकड़े एक दूसरे से क्या हो गए? चिपक गए। और फिर से चिपकने की वजह से अगर आप ध्यान से देखें तो वापस एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और इसी बॉल लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या पड़ गया? इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देंगे बोलस। इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर का नाम पड़ा बोलस। तो देखिए दो चीज का मैंने ऑलरेडी प्रयोग कर लिया। लाइसोजाइम ने क्या किया? माइक्रोब्स को मारने की कोशिश करी, और प्लस इसी में मौजूद सलाइवा में मौजूद म्यूकस ने क्या किया? उसको वापस एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में एडहेयर कर दिया, इकट्ठा कर दिया, और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर का नाम पड़ा बोलस। अब आप कहेंगे इससे फायदा क्या हुआ? पहले भी तो बॉल लाइक था, अभी भी बॉल लाइक है, लेकिन आप जरा ध्यान से देखें दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है।
पहले बॉल लाइक इस तरीके से था, एक ही था बड़ा बॉल, और अब क्या है, छोटे छोटे कई सारे बॉल्स हैं, एक जगह एडेयर हैं, सरफेस एरिया अभी बड़ा हुआ है। एक और फायदा हुआ, अगर इसके ऊपर अगर इंजाइम्स काम करते तो सिर्फ इसके सरफेस पर ही काम करते ना, लेकिन इसके ऊपर अगर इंजाइम्स काम कर रहे हैं तो इसके अंदर में बीच बीच में घुस करके काम कर रहे हैं। जरा सोचिए, इसके बीच बीच में इंजाइम्स भर गए तो काफी बेनिफिट हो गए। तो इस तरीके के बॉल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं बोलस। तो लाइसोजाइम ने माइक्रोब्स को मारा, प्लस म्यूकस ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़ों को वापस एक जगह पे इकट्ठा किया, इस इकट्ठे से बॉल का नाम पड़ गया बोलस, जिसको हम लोग देख रहे हैं। अब किसके काम करने की बारी आ गई, अब काम करने की बारी आ रही है सलाइवरी एमाइलेज की बारी आ रही है। तो क्या सलाइवरी एमाइलेज नाम को जो एंजाइम इसी सलाइवा में मौजूद है, क्या वो बीच बीच में घुस गया है? बिल्कुल बीच बीच में घुस गया। बीच बीच में क्यों घुस गया? क्योंकि टुकड़ों को जब टूटे थे तो एंजाइम्स भी तो बीच में चले गए। तो इमेजिन कीजिए, अगर इसके ऊपर काम करते एंजाइम्स तो इसके इसी सरफेस के ऊपर ना सिर्फ काम कर सकते थे तो बेहतर काम नहीं हो सकता था, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, अब सलाइवरी एमाइलेज उसके बीच बीच में घुस चुके हैं और तब जाकर काम कर रहे हैं। यानी अब सलाइवरी एंजाइम के, सलाइवरी एमाइलेज नाम के एंजाइम के प्रयोग करने की बारी आ गई। तो चलिए देखते हैं सलाइवरी एमाइलेज क्या कर रहा है। ऑलरेडी इस पोर्शन को मैंने आपको, दो कॉन्सेप्ट को मैं आपको बस थोड़ा सा तेजी से रिपीट करना चाह रहा हूं, रिवाइज आपको याद दिलाना चाह रहा हूं, जिसको मैंने ऑलरेडी बता दिया। पहले ही मैंने बता दिया था कि 4 तरीके के भोजन को डाइजेस्ट करने की बारी आएगी, उसमें कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम और जो न्यूक्लिक एसिड डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं ऑलवेज क्या होते हैं, एक्टिव, उसे एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा मैंने आपको एक लाइन और जोड़ा था कि जस्ट अपोजिट प्रोटीन और लिपिड वाले एंजाइम्स ऑलवेज इनएक्टिव होंगे, उसको एक्टिवेट करने की जरूरत होगी। तो पहला इस पॉइंट को आपको ध्यान दिमाग में भी फिलहाल रख लेना है। और दूसरा याद कीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट वाले एंजाइम्स हैं, स्टमक में सिर्फ प्रोटीन और फैट वाले एंजाइम्स हैं, और उसके आगे एवरीथिंग। तो जरा सोचिए, इस जो सलाइवा अंदर, जो सलाइवरी एमाइलेज नाम के एंजाइम अंदर जाकर मिक्स है, वो किसको तोड़ने के लिए आया हुआ है? इसी भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है तो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो चलिए, कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, अगर आपको थ्योरी याद है तो प्रैक्टिकली अब हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर काम कर रहे हैं। चलो, मुझे इस लाइन को लिखना होगा, तो क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। क्या कार्बोहाइड्रेट को सिर्फ कार्बोहाइड्रेट ही कहते हैं? नहीं, कार्बोहाइड्रेट को क्या कहते हैं हम लोग? कार्बोहाइड्रेट को हम लोग स्टार्च भी कहते हैं, इसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं, पॉलीसैकेराइड भी कहते हैं। तो आप इसको जिस नाम का प्रयोग कर लें, तो इस भोजन में अगर कार्बोहाइड्रेट है, दैट मींस स्टार्च है, पॉलीसैकेराइड है, तो इसके ऊपर कौन टूट पड़ा? इसके ऊपर जो एंजाइम टूट पड़ा, उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज, इसी का पुराना नाम क्या हुआ करता था? इसी का पुराना नाम हुआ करता था टाइलिन। तो इसी भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च के ऊपर टूट पड़ा टाइलिन यानी सलाइवरी एमाइलेज, और उसने क्या किया, इस कार्बोहाइड्रेट को इससे भी छोटे रूप में तोड़ डाला। उस रूप का नाम क्या होगा? उस रूप का नाम होगा माल्टोज। तो चलिए पहले मैं माल्टोज लिखता हूं। तो इससे भी छोटे रूप में तोड़ डाला, उस छोटे रूप का नाम क्या है? माल्टोज के रूप में तोड़ डाला। अब 2-3 एडिशनल क्वेश्चन यहां पर जोड़ने की बारी आ गई। पहला क्वेश्चन ये पूछा, जरा सोचिए कि अगर स्टालिन ने कार्बोहाइड्रेट को अगर इससे छोटे रूप माल्टोज में तोड़ डाला, तो पहला क्वेश्चन यही है, किस इन्वायरमेंट में तोड़ डाला? तो ऑलरेडी आप जानते हैं सलाइवा के पीएच कितनी होती है? सलाइवा के पीएच होती है 6.8, यानी इस घटना को अंजाम दिया गया होगा 6.8 पीएच में अंजाम दिया गया होगा। तो ये एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, फिर से एक नया एक ट्विस्ट यहां पर दिया। अब जरा सोचिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो सलाइवरी एमाइलेज यानी टाइलिन नाम के एंजाइम है, क्या इसको एक्टिवेशन की जरूरत है? सिंपल अगर आप कॉन्सेप्ट याद करें तो ये सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन क्या कर रहा है? ये तो कार्बोहाइड्रेट तोड़ने वाला एंजाइम है ना, और कार्बोहाइड्रेट तोड़ने वाले एंजाइम ऑलरेडी क्या होते हैं? ऑलरेडी एक्टिव ही होते हैं, यानी कि इस एंजाइम को एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इसको क्या चाहिए? पीएच चाहिए, वो भी कितना? 6.8, जो कि सलाइवा की होती है। नतीजा इसने क्या किया? कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के रूप में तोड़ा। लेकिन फिर भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा, एक ऐसे मॉलिक्यूल का नाम बताएं जो कि इस एंजाइम को एक्टिवेट करता है। बड़ा बेवकूफ वाला क्वेश्चन है, बड़ा ही बेवकूफ वाला क्वेश्चन है। तो चलिए, बेवकूफ वाला क्वेश्चन है तो इसका आंसर भी बेवकूफ की तरह ही दिया जाएगा, है ना। तो वैसे स्थिति में आपको यहां पे एक और खास चीज लिखने की जरूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन। तो आप अगर सलाइवा के कंपोजिशन को याद कीजिए तो उसमें देखिए हम लोगों ने लिखा था सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, देखिए लिखा हुआ था सलाइवा के कंपोजिशन में। तो खुद सलाइवा में ही क्लोराइड मौजूद है, कहीं बाहर से नहीं आया है। खुद सलाइवा में ही क्लोराइड मौजूद है, कहीं बाहर से नहीं आया है। तो क्वेश्चन उसने क्या पूछ दिया? क्वेश्चन पूछ दिया एक ऐसे चीज का नाम बताएं जो किसी एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो जनरली आप देखेंगे वहां पर आंसर लिखा रहता है क्लोराइड आयन इसको एक्टिवेट करता है। तो क्या क्वेश्चन जायज है? क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है। क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा नहीं पूछा जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी आंसर तो अगर आपको +4 अगर पाना है तो आपको आंसर तो क्लोराइड देना ही पड़ेगा। तो आखिर यहाँ पर आखिर पेच क्या? पेच ये आखिर सच क्या? चलिए मैं सीधे सच की बात करता हूं। तो फैक्ट ये है कि सलाइवरी एमाइलेज टाइलिन को एक्टिवेट करने के लिए क्लोराइड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि एंजाइम तो ऑलरेडी एक्टिव ही है।
फैक्ट ये है कि कहा जाता है कि क्लोराइड की प्रेजेंस में ये एंजाइम काफी बेहतर काम करते हैं। तो फैक्ट यही है कि क्लोराइड की प्रेजेंस में ये बेहतर काम करते हैं, नतीजा कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ने में सफल हो जाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाना चाहिए था तो काफी बेहतर महसूस होता, लेकिन फिर भी ज्यादातर किताबों में आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि किसी का एक आयन का नाम बताएं या किसी का नाम बताएं जो किसी एंजाइम को एक्टिवेट करता है, तो आप देखेंगे आंसर में क्लोराइड दिया होगा। ये उनकी बेवकूफी है, तो चलिए कोई बात नहीं, उन्हें बेवकूफी छोड़ देते हैं और हम लोग अपने आंसर को क्लोराइड वहां पर लिखकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन रियल फैक्ट क्या है? फैक्ट है कि इसको एक्टिवेशन की आवश्यकता नहीं है, क्लोराइड के प्रेजेंस में बेहतर काम करते हैं। तो ये एक पहला ट्विस्ट यहां पर दिख रहा है। दूसरा ट्विस्ट क्या दिख रहा है? दूसरा ट्विस्ट ये दिख रहा है कि आज जितने भी कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने खाए हैं, क्या 100% कार्बोहाइड्रेट को सलाइवरी माइलेज माल्टोज के रूप में तोड़ देगा? तो एनसीईआरटी खुद कहता है नहीं, 100% कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में सफल नहीं होगा। ये लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट, यानी जितने भी कार्बोहाइड्रेट हमने कंज्यूम किए होंगे भोजन के जरिए, उसके लगभग 30% कार्बोहाइड्रेट को ही ये एंजाइम क्या करेगा? माल्टोज के रूप में तोड़ने में सफल होगा। फिर से 2-3 क्वेश्चन यहां पे राइज होता है। इसका मतलब दैट मींस सलाइवरी माइलेज अगर सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट को ही माल्टोज के रूप में तोड़ने में सफल होगा, इसका मतलब क्या है कि सलाइवरी माइलेज सॉरी इसका मतलब क्या है कि सलाइवरी माइलेज एक कमजोर एंजाइम है? जवाब इसका इस तरीके से आपको देना होगा कि शरीर का कोई भी एंजाइम कमजोर नहीं होता, यहां तक कि जो सलाइवरी माइलेज नाम का एंजाइम है ये भी एक कमजोर एंजाइम बिल्कुल ही नहीं है। यानी 30% कार्बोहाइड्रेट माल्टोज के रूप में कन्वर्ट हो गए, इसमें एंजाइम की कोई कमजोरी नहीं है। एंजाइम तो बहुत ही पावरफुल है। अगर एंजाइम इतना पावरफुल है तो क्या अगर ये एंजाइम चाहता तो क्या 100% कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के रूप में तोड़ सकता था? तो चलिए उसका आंसर सुन लेते हैं। बिल्कुल तोड़ सकता था। ये एंजाइम इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर इसको मौका दिया जाए तो ये 100% कार्बोहाइड्रेट को क्या करेगा? माल्टोज के रूप में तोड़ देगा। और सिर्फ माल्टोज में ही नहीं तोड़ेगा बल्कि उसके आगे भी इस ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देगा। आपने सुना ही होगा कि माल्टोज के अंदर 2 ग्लूकोज छुपे रहते हैं तो ये एंजाइम इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये ना कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज 100% कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में तोड़ेगा, बल्कि अगर ये चाहे तो माल्टोज को वापस ग्लूकोज में भी तोड़ देने की क्षमता रखता है। तो देखिए इस एंजाइम के पावर का मैंने अंदाजा लगाया। इसका एक प्रैक्टिकल आपने एक इमेजिन किया भी होगा, ऐसे चीज को आपने फील भी किया होगा अपने लाइफ में। जब आप एक जैसे रोटी को या चावल को आप ले है ना, जो कि कार्बोहाइड्रेट है, या आप आलू को ले सकते हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट है ना। तो जब आप ऐसे चीजों को जब आप काफी लंबे समय तक माउथ में चबाते हैं तो आप इमेजिन कीजिए आपको मिठास का एहसास हुआ होगा। आपको लगा होगा जैसे आपने किसी मीठे चीज को खाया, लेकिन बस शर्त यही कि उसको थोड़ा लंबा चबाना होगा। लंबा दैट मीन्स 2 से 3 मिनट आप चबा के देखें। तो अगर आप 2 से 3 मिनट तक चावल को, रोटी को या आलू जैसी चीजों को जो कि कार्बोहाइड्रेट के बेहतरीन स्रोत माने जाते हैं, आप उसे चबाएंगे तो मीठा लगने लगता है। मीठा क्यों लगने लगता है? क्योंकि इस एंजाइम ने क्या किया होगा, उसे पहले तो माल्टोज में तोड़ा होगा और माल्टोज को भी वापस उसने क्या किया होगा? ग्लूकोज में तोड़ दिया होगा। नतीजा वो हमें मीठा महसूस होने लगा। तो देखिए एंजाइम काफी पावरफुल साबित हो गया, है ना। दैट मीन्स एंजाइम कमजोर नहीं है, ये चाहे तो 100% कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज ही नहीं बल्कि ग्लूकोज में तोड़ने की क्षमता रखता है। तो फिर अगला क्वेश्चन यहां पर आ गया, तो फिर आखिर इसने 30% को ही तो क्यों तोड़ा, 100% को क्यों नहीं तोड़ा? अब इसके पीछे 2 वजह देख सकते हैं। इसने सिर्फ 30% कार्बोहाइड्रेट को ही माल्टोज के रूप में इसलिए तोड़ा क्योंकि माउथ में भोजन को ज्यादा देर तक हम लोग रखते ही तो नहीं है। इमेजिन कीजिए लगभग हम लोगों ने भोजन को माउथ में रखा, चबाया और 10 से 15 सेकंड होते हैं हम लोग उसे निगल जाते हैं। बहुत कम ही लोग होते होंगे जो कि 20 सेकंड भी चबाते होंगे, है ना। तो माउथ में जनरली भोजन को हम लोग ज्यादा देर रखते ही नहीं है, मात्र 10 से 15 सेकंड लगते हैं और उसे लेकर हम लोग निगल जाते हैं। मतलब साफ है इस एंजाइम को हमने काम करने का मौका नहीं दिया, क्योंकि इस एंजाइम को अगर हमने काम करने का मौका अगर दिया रहता तो 100% कार्बोहाइड्रेट को फर्दर तोड़ने में सफल हो जाता। फिर से अगला कॉन्सेप्ट यहीं से राइज हो गया। तो क्या इस एंजाइम को 100% काम करने का मौका दिया जाना चाहिए? मैंने कहा कि आखिर इस 100% को तोड़ने में सफल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसको हम लोगों ने जल्दी से निगल लिया। तो फिर अगला क्वेश्चन राइज होता है कि क्या इस एंजाइम को ज्यादा देर तक मौका माउथ में दिया जाना चाहिए? दैट मींस क्या माउथ में हम लोग भोजन को ज्यादा देर तक चबाना चाहिए? फिर से आंसर है नहीं। फिर से आंसर है नहीं। क्यों? इसके जवाब कहां पर छुपा हुआ? इसका जवाब छुपा हुआ इस पीएच में, 6.8 पीएच है ना। क्योंकि अगर ज्यादा देर तक इस एंजाइम को अगर हम लोग माउथ में कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का मौका देंगे, यानी लंबे समय तक माउथ में कैसा एनवायरनमेंट रहेगा? लंबे समय तक माउथ में एनवायरनमेंट रहेगा स्लाइटली एसिडिक, और स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से दांतों की जो बाहर की परत होती है, जिसको आपने ऑलरेडी जाना हुआ है, जिसका नाम होता है इनामेल, इनामेल क्या होंगे? डैमेज हो जाएंगे, उसमें छेद हो जाएंगे। इस बीमारी को कहते हैं डेंटल केरीज। यानी कि अगर माउथ में ज्यादा देर तक कार्बोहाइड्रेट चबाएंगे तो एंजाइम ज्यादा फंक्शनल होंगे, ज्यादा देर तक फंक्शनल होंगे तो ज्यादा देर तक एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा, और ज्यादा देर तक एसिडिक एनवायरनमेंट रहेगा तो दांतों में हो जाएंगे छेद। इस बीमारी को कहते हैं डेंटल केरीज।
दैट मीन्स एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। क्या है? एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है जिससे कि स्लाइटली एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से इनामेल डैमेज ना हो जाए, यानी दांतों की रक्षा करने के लिए भोजन खुद ब खुद 15 से 20 सेकंड होते होते अंदर की तरफ स्वेलो हो जाता है, अंदर चला जाता है। तो देखिए सिंपल सा कई क्वेश्चन आपके यहां पर सॉल्व हो गए। तो ध्यान रखिएगा 30% को इसने माल्टोज में तोड़ा, लेस पावरफुल थे नहीं, बहुत पावरफुल थे, चाहते तो ग्लूकोज में तोड़ सकते थे। किसके प्रेजेंस में बेहतर काम करते हैं? तो क्लोराइड के प्रेजेंस में बेहतर काम करते हैं। एनवायरनमेंट क्या होना चाहिए? 6.8 होना चाहिए। क्या ज्यादा देर तक चबाना चाहिए? कतई नहीं चबाना चाहिए, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से दांतों में छेद हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। और नतीजा भोजन खुद ब खुद अंदर चला जाता है। खुद ब खुद अंदर चले जाने वाले एक्शंस को क्या कहते हैं हम लोग? या वैसी घटनाएं जो अपने आप हो जाती है, वैसी घटनाओं को क्या कहते हैं हम लोग? रिफ्लेक्स एक्शन कहा करते हैं, जिस पर हमारे किसी हमें सोचने के प्लान करने की जरूरत नहीं है, वो खुद नेचुरली हो जाते हैं। यानी अब क्या होगा? अब भोजन को हम लोग निगलेंगे, निगलने की घटना को क्या कहते हैं हम लोग? डिग्लूटिशन। इंग्लिश में कहते हैं स्वेलोइंग, मेडिकल टर्म क्या है? डिग्लूटिशन। यानी कि जो अब हम लोग जो भोजन को निगलेंगे, स्वेलोइंग या डिग्लूटिशन, ये क्या है? अगर क्वेश्चन पूछे तो आंसर क्या होगा? इट्स ए काइंड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ये क्या है? निगलने यानी स्वेलोइंग, दैट मींस डिग्लूटिशन की प्रक्रिया क्या है? एक रिफ्लेक्स एक्शन है जिसके अंतर्गत भोजन खुद ब खुद अंदर जाएगा, उसके लिए प्लान करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इवेंट इन माउथ हम लोग का हो गया। तो क्या माउथ में लिपिड जो है, न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, क्या कोई कार्रवाई हुई? पहले भी आप जानते थे कोई कार्रवाई होनी ही नहीं थी, क्योंकि ऐसे कोई एंजाइम्स है ही नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? भोजन निगलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ डिग्लूटिशन। मुझे याद है कि आपके बैच में मैंने इसे समझा दिया है ना? बस इसे मैं तेजी से लिख देता हूं जिससे दिक्कत ना हो। तो हेडिंग है हम लोग का मैकेनिज्म ऑफ डिग्लूटिशन। मैकेनिज्म ऑफ डिग्लूटिशन, भोजन निगलना है। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। एक इमेज बना लेते हैं, एक साइड व्यू याद कीजिए, जब स्ट्रक्चर में पढ़ रहे थे तो इस तरीके से एक साइड व्यू बनाया था, और इसे सजाइटल व्यू कहते हैं ना। इस तरीके से मैंने एक पैलेट का सेक्शन आपको पढ़ाया था, सजाइटल सेक्शन। तो चलिए उसी सेक्शन को बनाते हैं। उस सेक्शन को अगर आप याद करें तो उसमें क्या था? आगे किसी को क्या कहते थे? हार्ड पैलेट। पीछे किसी को क्या कहते थे? सॉफ्ट पैलेट। इसे क्या हैंग करता था? उव्यूला। ऊपर में क्या थे? आउटर नोज। ये क्या था? नेजल सेप्टम। ये क्या थे? दोनों नेजल पैसेज थे, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इनर नोज। नीचे की तरफ क्या दिखेगा? यहां पर दिखेगा टंग, और ये रहा, इसी हिस्से को हम लोग नाम देते थे फेरिंग्स। इस नोज के पीछे के फेरिंग्स को कहते थे नेजोफेरिंग्स। माउथ के पीछे के फेरिंग्स को कहते थे हम लोग ओरोफेरिंग्स, और उसके नीचे के फेरिंग्स को हम लोग कहते थे लैरिंगोफेरिंग्स। जिसमें आगे की तरफ क्या होते थे? तो आगे की तरफ होता था लैरिंग्स। लैरिंग्स आगे जाकर क्या बनाता है? ट्रैकिया, जिसमें कार्टिलेज दिखते हैं। इसी लैरिंग्स की ओपनिंग को हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते थे ग्लॉटिस, एंड ग्लॉटिस इज प्रोटेक्टेड बाय एपिग्लॉटिस। और इसी के पीछे क्या पाए जाते हैं? इसी के पीछे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था जिसका नाम था इसोफेगस, और इसोफेगस की ओपनिंग को हम लोग नाम देते थे गलेट। यही था, सिंपल है ना? यही सिंपल था। तो जनरली गलेट क्या होते हैं? चलिए कुछ क्वेश्चंस मुझे दिख रहे हैं, मैं पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेता हूं। विच इज द मोस्ट पावरफुल एंजाइम? फिर से देखिए, आप मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पाए शायद, तेजस्वी भारद्वाज। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खास लाइन बताया था कि शरीर का कोई भी एंजाइम लेस पावरफुल नहीं होता। आपने मेरे इस वर्ड को कैच ही नहीं किया। आपने मुझसे क्वेश्चन ठीक वैसे ही पूछ लिया कि विच इज द मोस्ट पावरफुल एंजाइम। ऑल एंजाइम्स आर पावरफुल। हर एक एंजाइम को जो घटना जिस घटना को अंजाम देने की क्षमता है, या उसको जिस घटना को अंजाम देने की जिम्मेदारी दी गई है, हर एंजाइम उस एंजाइम को उस काम को पूरी जिम्मेदारी से अंजाम देते हैं। दैट मीन्स शरीर का कोई भी एंजाइम लेस पावरफुल नहीं है। जब कोई लेस पावरफुल है ही नहीं, दैट मीन्स ऑल आर मोस्ट पावरफुल। इसलिए क्वेश्चन आपका एक जेन्युइन क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा, क्योंकि इसका आंसर मैंने शायद पहले दिया था, है ना? तो हमेशा ध्यान रखिए, इस तरीके के पेच में मत फंसे कि विच एंजाइम इज मोस्ट पावरफुल, विच एंजाइम इज लेस पावरफुल। ऐसे बकवास के क्वेश्चन से फंसने की जरूरत नहीं है, और अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा तो उसको जवाब इसी अंदाज में आपको देना होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सर, डज सलाइवरी माइलेज एक्ट ऑन अनराइपेंड फूड मटेरियल? ठीक है, क्वेश्चन है कि क्या सलाइवरी माइलेज जो एंजाइम है, क्या वो अनराइपेंड फूड मटेरियल के ऊपर काम करेगा? देखिए, राइपेंड और अनराइपेंड का मतलब ही नहीं आ रहा, मतलब आ रहा है कार्बोहाइड्रेट है या नहीं, है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है। जैसे सपोज कीजिए अनराइपेंड फूड मटेरियल का मतलब आप ऐसे फल की बात कर रहे हैं, या ऐसे किसी ग्रेन्स की बात कर रहे हैं जिसको पकाया नहीं गया, है ना? ऐसे ग्रेन्स की आप बात करेंगे जैसे कार्बोहाइड्रेट को अगर नहीं पकाया गया तो वो भी अनराइपेंड कहा जाएगा। कोई फल अगर नहीं पका हुआ है तो उसे भी आप अनराइपेंड कहेंगे। लेकिन दिक्कत यही नहीं कि वो राइपेंड है या अनराइपेंड है, सवाल का जवाब ये है कि आप उसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, और अगर कार्बोहाइड्रेट होगा, वो राइपेंड हो या अनराइपेंड, बिल्कुल काम करेगा वो।
सृष्टि सिंह ने पूछा सर ये स्टेटमेंट सही है कि एंजाइम्स आर बायोकैटलिस्ट? बिल्कुल सही है, आपके स्टेटमेंट जो आपने पढ़ा हुआ है कि एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट है, दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते ही हैं, किसी भी प्रोसेसिंग को वो काफी तेजी से अंजाम देते हैं। लेकिन सवाल उठता है क्या एंजाइम डीनेचर्ड होंगे या नहीं? जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना, जो कि किसी घटनाक्रम को तेजी से अंजाम दिलाने में मदद करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैटलिस्ट, सिंपल भाषा में। लेकिन कैटलिस्ट जनरली अगर कुछ और मटेरियल होंगे तो हो सकता है कि रिएक्शन कराने के बाद उसमें कोई चेंज ना भी आए। लेकिन बायोकैटलिस्ट का मतलब है कि एंजाइम्स जो होते हैं, जब रिएक्शंस होते हैं ना, तो अक्सर एंजाइम्स खुद क्या हो जाते हैं, खुद डीनेचर्ड हो जाते हैं। डीनेचर्ड मतलब बेकार हो जाते हैं। तो थोड़ा सा अंतर है आपको। अगर बायोकैटलिस्ट, दैट मींस अगर एंजाइम्स की जगह कुछ और चीज अगर कैटलिस्ट के तौर पे काम करते तो जनरली वो बेकार भी हो जाते हैं, सॉरी बेकार नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एंजाइम्स होंगे तो जनरली ये बेकार हो जाते हैं। दैट मींस एंजाइम्स का अगर एक बार प्रयोग कर लिया गया तो दोबारा उसका इस्तेमाल संभव नहीं होगा। दैट मींस दे गेट डीनेचर्ड। नीरज गुरायत ने पूछा इमेजिनरी क्रॉस को क्या कहते हैं? सर बिल्कुल, इमेजिनरी क्रॉस हम लोग बिल्कुल, मैं अभी रिपीट कर दे रहा हूं, उसी पोर्शन पर हम लोग है भी, मैं बस उसको रिपीट कर देता हूं तेजी से। तो नोज के पीछे के फेरिंग्स हम लोग क्या कहते थे? नेजोफेरिंग्स कहते हैं। माउथ के पीछे के फेरिंग्स को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग ओरोफेरिंग्स कहते हैं। और नीचे का वो हिस्सा जहां आगे की तरफ ट्रैकिया है और पीछे की तरफ इसोफेगस है, इस हिस्से को हम लोग नाम दिया करते थे लैरिंगोफेरिंग्स। और यहीं पर एक इमेजिनरी क्रॉस था जिसका क्वेश्चन मुझसे पूछा गया, दिस इमेजिनरी क्रॉस इज कॉल्ड फेरेंजियल कैज्मा। देखिए आंसर भी आपको मिल चुका है वहां पर, है ना। तो रविंद्र जी ने कहा भी कि फेरेंजियल कैज्मा, सभी के आंसर सही है, चलिए कोई बात नहीं। तो फेरेंजियल कैज्मा क्यों? क्योंकि फेरिंग्स का हिस्सा है और एक क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग मींस आपने लिंकेज क्रॉसिंग ओवर, आपने सेल डिवीजन में सुना होगा, उस क्रॉसिंग को जब क्रोमोसोम्स क्रॉस करते हैं उसे कैज्मा कहते हैं या कैज्माटा फॉर्मेशन कहते हैं, इसलिए इस इमेजिनरी क्रॉसिंग को कैज्मा कहा गया। तो यही आपका आंसर भी है। तो चलिए हम लोग देख रहे हैं क्या, हम लोग अभी सुनने के लिए बैठे हुए हैं, यहाँ पर सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं, मैकेनिज्म कैसे निगलेंगे। तो चलिए देखते हैं इस निगलने की प्रक्रिया को क्या कह रहे हैं हम लोग, 3 हिस्से में डिवाइड करें। मैं लिखूंगा नहीं, मैं यहाँ पर बस 3 लाइन खींच कर रख देता हूँ, 3 स्टेप है यहाँ पर, वो 3 स्टेप को मैं सीधा बोल देता हूँ। क्लियर है? क्योंकि मैंने समझा दिया। सबसे पहले बोलस, अभी तो बोलस यहां पर हुआ होगा, बोलस यहां पर रहा होगा, इसके साथ जो भी घटना घटनी थी घट चुकी है। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि हमारा जो टंग है ना, इस पैलेट के ऊपर एक चोट मारेगा। हमारा टंग क्या है? इस पैलेट के ऊपर एक चोट मारेगा अगले हिस्से में। और जैसे ही टंग इस पैलेट के ऊपर चोट मारेगा, इस बोलस को क्या हुआ? इस बोलस को पीछे की तरफ ढकेल दिया गया। बोलस को क्या किया गया? बोलस पीछे की तरफ ढकेल दिया गया। नतीजा बोलस जो यहां पर माउथ में टंग पर रखा हुआ था, वो कहां आ गया? वो बोलस अब फिलहाल देखिए इस जगह तक पहुंच चुका है। देखिए पहला स्टेप मैंने कह दिया। तो पहला स्टेप क्या होगा? आवर टंग स्ट्राइक्स ओवर पैलेट एंड ड्यू टू दिस बोलस इज पुश्ड बिहाइंड टुवर्ड्स फेरिंग्स। तो ये था पहला स्टेप, मैंने लिखा नहीं, समझा दिया, ध्यान रखिएगा। अगर दिक्कत हो तो आप इसको रिवाइज कर लेंगे। फिर से आते हैं दूसरा स्टेप। अब दूसरे स्टेप पर आने की बारी आ गई। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये है कि अगर आवश्यकता, जरा सोचिए बोलस यहां पर मौजूद है, तो क्या ये बोलस हवा के किसी रास्ते में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है? हाँ कर सकता है। जनरली नहीं करता लेकिन कर सकता है। तो कौन से हवा के रास्ते में प्रवेश करने की कोशिश कर सकता है? ये बोलस यहां से वापस ऊपर होते हुए नोज के रास्ते निकलने की कोशिश कर सकता है, और यही बोलस नीचे जाकर ये लैरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया में जाने की कोशिश कर सकता है, यानी हवा के रास्ते में जाने की कोशिश कर सकता है। और इसलिए दूसरा स्टेप, ध्यान दीजिए, दूसरे स्टेप पर आ रहे हैं। इसलिए अगर जरूरत पड़ी, ध्यान रखिए, अगर जरूरत पड़ी तो ये जो उविला क्या है, ये उविला यहां से पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, उविला जाकर किसको क्लोज कर देगा? इंटरनल लेयर्स को। वैसे ही जो ट्रैकिया है थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर उठ जाएगा, और ट्रैकिया जैसे ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठेगा, इपिग्लॉटिस से कौन बंद हो जाएगा? इपिग्लॉटिस से बंद हो जाएगा, इपिग्लॉटिस से बंद हो जाएगा ग्लॉटिस। यानी हवा के रास्ते को क्या किया गया? प्रोटेक्ट कर लिया गया कि भोजन उस रास्ते में प्रवेश न करे। लेकिन ध्यान दीजिएगा सेकंड स्टेप में क्या कहा जाता है? इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो ये घटना घटेगी, नहीं जरूरत पड़ी तो घटना नहीं भी घटेगी। ये था सेकंड स्टेप। अब तीसरे स्टेप की बारी है। तो हवा के रास्ते को मैंने सेकंड स्टेप में प्रोटेक्ट किया। तीसरे स्टेप में क्या होगा? अब हमारे इस गले में क्या है? इस गले के वाल में क्या है? कुछ मसल्स हैं, इसे हम लोग कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। इस मसल को कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। नाम में ही आंसर है कॉन्स्ट्रिक्टर मसल। क्या करेगा? तो कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जैसे ही ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, ये जो गलेट नाम की ओपनिंग जनरली क्या रहती है? बंद। इसोफेगस की ओपनिंग को क्या कहते हैं? गलेट। जनरली क्या थी? बंद। लेकिन जैसे ही कॉन्स्ट्रिक्टर मसल कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, गलेट नाम की ओपनिंग क्या होगी? ये खुल जाएगी, और जैसे ही गलेट नाम की ओपनिंग खुलेगी, बोलस इस रास्ते से होते हुए इसोफेगस के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। एंड दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ डिग्लूटिशन। तो देखिए तीनों स्टेप मैंने आपको क्लियर कर दिए, तो ये ध्यान रखना होगा।
तो पहले स्टेप में टंग ने पैलेट पर चोट मारा, बोलस पीछे ढकेल दिया गया। दूसरे स्टेप में हवा के रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई अगर जरूरत पड़े तो। और तीसरे स्टेप में गलेट खुला और बोलस अंदर चला गया एंड दिस इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ डिग्लूटेशन। तो ये भी एक क्वेश्चन रहता है कि सीरीज में पहचाने कि किसके बाद कौन सी घटना घटी, तो दिखने पर दिख रहा है कि किसके बाद कौन सी घटना घटी। फिनिश्ड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब भोजन जरा इमेजिन कीजिए, अब इसोफेगस में भोजन आ गया। इसोफेगस से होते हुए भोजन कहां पहुंचेगा? स्टमक पहुंचेगा। तो स्टमक पर पहुंचने के रास्ते में क्या कोई स्फिंक्चर है? बिल्कुल एक स्फिंक्चर है। उस स्फिंक्चर का नाम होगा कार्डियक स्फिंक्चर। यानी जब बोलस यहां से नीचे की तरफ जाएगा तो रास्ते में कार्डियक स्फिंक्चर मिलेगा। कार्डियक स्फिंक्चर क्या होंगे? वो खुलेंगे और बोलस कहां प्रवेश कर जाएगा? बोलस प्रवेश कर जाएगा स्टमक में। यानी अब हम लोग क्या देखने वाले हैं? सेकेंड स्टेप में आगे याद कीजिए, हम लोग डाइजेशन की प्रक्रिया को कहां पर कहां देखने वाले हैं? 4 जगह पर देखने वाले थे। माउथ वाली घटना को हम लोग देख चुके, अब कहां देखेंगे? इवेंट्स इन स्टमक, 4 स्टेप था। इवेंट्स इन माउथ, इवेंट इन स्टमक, इवेंट इन ड्यूोडेनम, इवेंट इन जेजुनम इलियम। देखिए तो सेकंड स्टेप पर आ गए, तो हेडिंग हम लोग का इवेंट्स इन स्टमक। स्टमक में कौन कौन सी घटना घटेगी? बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। स्टमक में कौन कौन सी घटना घटेगी? इमेज तो आपको ऑलरेडी याद होगा ही। स्टमक के अंदर के वाल में। अब इमेजिन कीजिए कि बोलस यहां आ चुका है, कार्डियक स्फिंक्चर खुल गए होंगे, बोलस यहां आ चुका है, वापस कार्डियक स्फिंक्चर क्या हो गए? बंद। पैलेट स्फिंक्चर तो फिलहाल बंद ही रहेंगे। और ये देखिए बोलस स्टमक में आ गया। तो बोलस जैसे ही स्टमक में आ गया, इसके ऊपर क्या डाला जाएगा? इसके ऊपर सारे के सारे एंजाइम्स भी डाल दिए जाएंगे। इसके ऊपर सारे के सारे एंजाइम्स भी डाल दिए जाएंगे। इसके ऊपर HCl भी डाल दिया जाएगा। दैट मींस क्या डाल दिया जाएगा? गैस्ट्रिक जूस डाला जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। फंक्शन ऑफ HCl, बोलस के ऊपर क्या डाला गया? HCl डाला गया। तो क्या पढ़ना होगा? फंक्शन ऑफ HCl। मुझे याद है कि मैंने इसे भी आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तेजी से मैं सीधा बोल देता हूं, है ना। इसमें भी क्या क्या पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट्स आपको मैं पढ़ा चुका हूं, सिर्फ यहां पे जोड़ रहा हूं, जोड़ने की जरूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले HCl ने क्या किया होगा? जरा इमेजिन कीजिए, जब बोलस जब माउथ से आ रहा है तो क्या इस बोलस में सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम है? सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम बिल्कुल है। तो HCl ने सबसे पहला काम क्या किया? इस बोलस में जो सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम आया है संग उसको क्या किया? इनएक्टिवेट कर दिया। तो पहला फंक्शन चलिए लिख भी देता हूं, इनएक्टिवेट, शायद मैंने लिख दिया है, इनएक्टिवेट सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। इनएक्टिवेट सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम। क्यों इनएक्टिव हो गया? क्यों इनएक्टिवेट किया होगा? आप भी जानते हैं सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को काम करने के लिए कितना पीएच चाहिए था? 6.8, जबकि स्टमक का पीएच कितना मिला? 1.2 से 1.8। यानी कि अब इस एंजाइम के काम करने के लिए एक ऑप्टिमम एनवायरनमेंट नहीं है, नतीजे एंजाइम क्या होगा? इनएक्टिव हो गया। दूसरा क्या होगा? ठीक अपोजिट, इस HCl ने माउथ से आने वाले सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को तो इनएक्टिव बना दिया, लेकिन यहीं के जो प्रोटीन वाले एंजाइम्स उसको क्या किया? एक्टिवेट कर दिया। तो एक्टिवेट्स किसको किसको एक्टिवेट किया? तो यहां पे एक एंजाइम का नाम था पेप्सिनोजेन, प्रोटीन के लिए था, उसको भी एक्टिवेट किया। और कौन सा एंजाइम था? एक एंजाइम और है, उसका नाम था प्रोरेनिन, याद कीजिए, सभी लिख चुके हैं हम लोग। उसको भी इसने क्या किया? एक्टिवेट किया। तो पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करके क्या बना देगा? बना देगा पेप्सिन, ये एक्टिव हो गया। और प्रोरेनिन को एक्टिवेट करके क्या बना देगा? बना देगा रेनिन। और रेनिन इज आल्सो नोन एज काइमोसिन। रेनिन को काइमोसिन भी कहते हैं। और देखिए ये भी एक्टिवेट हो गया। देखिए HCl के शुरुआती 2 फंक्शन हो गए। माउथ वाले एंजाइम को इनएक्टिव बना दिया, लेकिन स्टमक में जो प्रोटीन डाइजेस्ट करने के एंजाइम से पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को क्या किया? एक्टिवेट करके पेप्सिन और रेनिन में कन्वर्ट कर दिया। और ये इसका सेकंड घटना था। तीसरा HCl क्या करेगा? स्टमक के अंदर हम लोग जानते हैं, तो फिलहाल तो एंजाइम पेप्सिन और रेनिन एक्टिवेट हो गए हैं, आगे इसको काम भी करते हुए हम लोग देखेंगे, जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। लेकिन एक फिर से आंसर वही है, ऑप्टिमम पीएच चाहिए। तो अगर आगे हम लोग चाहते हैं कि पेप्सिन और रेनिन अगर काम करें, तो स्टमक के अंदर एक ऑप्टिमम पीएच मेंटेन करना होगा। कितने के आसपास? 1.2 से 1.8 के आसपास। कौन मेंटेन करेगा? ये HCl मेंटेन करेगा। तो चलिए तीसरा फंक्शन भी हो गया, मेंटेन्स ऑप्टिमम पीएच। मेंटेन्स ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम पीएच को मेंटेन करता है। चौथा फंक्शन ऑलरेडी मैंने बताया है, भोजन को क्या कर देगा? मुलायम कर देगा। तो सॉफ्टेंस फूड, सॉफ्टेंस फूड, भोजन को इसने क्या किया? मुलायम कर दिया। अगला क्या कर सकता है? सारे माइक्रोब्स तो नहीं मारे गए होंगे, लेकिन बहुत सारे माइक्रोब्स को मारने की भरपूर कोशिश करेंगे। मुझे याद है मैंने पढ़ाया था, है ना। तो किल्स माइक्रोब्स भी यहां पर लिख सकते हैं, किल्स माइक्रोब्स भी यहां पर लिख सकते हैं। बस एक ही माइक्रोब था जिसका क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किया था, उसका नाम था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसके ऊपर इसका असर नहीं पड़ता था। और साथ साथ किसके एब्जॉर्प्शन मदद करता है? तो हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन।
ये भी आपको मैंने देखिए पढ़ा दिया था। और याद रखिए मैंने बताया भी था HCl नहीं होगा, कंडीशन का नाम था एक्लोरोहाइड्रिया, और एक्लोरोहाइड्रिया की वजह से क्या होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आयरन का एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होगा तो आयरन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया। ये पोर्शन ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया है, फिर भी मैंने यहाँ पे अप्लाई करना बेहतर समझा, शायद रिवाइज भी हो जाए कईयों का। तो देखिए HCl के फंक्शन समाप्त हो गए। सपोज कीजिए इसी फंक्शन को सुनने के बाद एक ट्विस्ट दिया किसी ने क्वेश्चन में एक ट्विस्ट दे दिया। आपको पहले मैंने क्या कहा था, आपको पहले मैंने ये कहा था कि माउथ में क्या डाइजेस्ट होता है, जिसको अभी हमने देखा भी, माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। मैंने बताया भी था माउथ में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन फैट नहीं। और ठीक अपोजिट, जब भोजन आगे बढ़ेगा स्टमक में जाएगा तो यहां पर प्रोटीन और फैट डाइजेस्ट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट नहीं। ये लाइन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। यानी बस फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यानी कि स्टमक में किसका डाइजेशन हो सकता है, तो स्टमक में प्रोटीन और फैट का डाइजेशन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं। ये तो कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं किसी आदमी ने पूछ लिया है नहीं स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। अब आप बताइए क्या क्वेश्चन गलत है? सोच के देखिए, अपने आप में सोचिए। मैंने क्वेश्चन सभी के लिए पूछा है ना, ये क्वेश्चन सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन है। सोच के देखिए क्या आपको आंसर याद आ रहा है कुछ इसका। क्वेश्चन ये है माउथ में कार्बोहाइड्रेट का होता है, प्रोटीन फैट का नहीं। जस्ट अपोजिट, स्टमक में प्रोटीन फैट का डाइजेशन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का नहीं। ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन ने पूछा, किसी ने पूछा कि नहीं स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, बताइए। गलत पूछा है क्वेश्चन या सही पूछा? आंसर है उसने क्वेश्चन सही पूछा। क्वेश्चन उसने सही पूछा, क्या स्टमक में वाकई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है? जवाब है हाँ होता है। जवाब है कि हाँ होता है। स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट तोड़ने वाले एंजाइम नहीं है, बावजूद इसके स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट का थोड़ा सा डाइजेशन होता है। तो क्यों होता है? देखिए फिर से एक कॉन्सेप्चुअल पोर्शन है, फंक्शन आपको थोड़ा इमेजिन करना होता है। जो जरा सोचिए कि जिस बोलस को हम लोग निगल कर लाए थे, जिस बोलस को हम लोग निगल करके स्टमक तक लाए थे, क्या इसमें सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम मिक्स है? तो जवाब है बिल्कुल, इसमें सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम मिक्स है। तो रूल कहता है कि सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम को काम करने के लिए कितना, लगभग कितना पीएच चाहिए? लगभग 6.8 पीएच चाहिए। बेहतरीन पीएच इसके लिए माना जाता है। लेकिन जब बोलस जब माउथ से होते हुए जब स्टमक के अंदर प्रवेश किया तो क्या स्टमक के अंदर तत्काल उसको पीएच 6.8 से रिड्यूस होकर क्या तत्काल पीएच इसके अंदर 1.2 से 1.8 पहुंच गया होगा? जवाब है नहीं। यानी कि जब बोलस की यहां पर एंट्री हुई होगी तब पीएच कितना रहा होगा? तब तो पीएच लगभग 6.8 ही रहा होगा। और धीरे धीरे HCl की मात्रा यहां पर क्या हुई होगी? बढ़ने लगी होगी। और HCl की मात्रा बढ़ने की वजह से धीरे धीरे पीएच यहां पर कमने लगे होंगे। और पीएच कमते कमते कहां आ गए होंगे? तो 1.2 से 1.8 आ गए होंगे। मतलब साफ है, जब भोजन यहां पर प्रवेश किया तो पीएच कितना था? 6.8। लेकिन धीरे धीरे 10 से 15 मिनट या 20 मिनट लगेंगे उसके पीएच को 1.2 से 1.8 पहुंचने में। मतलब साफ है, इसके पीएच को 6.8 से 1.2 तक रिड्यूस होने में लगभग 15 से 20 मिनट मिलेंगे। तो क्या इस भोजन में जो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम मिक्स है, तो क्या उसको मौका नहीं मिल रहा उतने देर के लिए? बिल्कुल मिल रहा है। मतलब साफ है कि जब भोजन की स्टमक में एंट्री होती है तो शुरुआती 10 से 15 मिनट तक कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन की पूरी संभावना बनी रहती है। और कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन होते भी हैं, लेकिन किस एंजाइम के इन्फ्लुएंस में होते हैं? तो सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम की वजह से होता है, जिसके साथ बोलस मिलकर आया हुआ है। तो देखिए कॉन्सेप्ट बहुत आसान सा था। मतलब आंसर क्या होगा? स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन भोजन को निगलने के 10 से 15 मिनट तक जारी रह सकता है, लेकिन वो सलाइवरी एमाइलेज के प्रभाव में होगा। हालांकि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करने वाले कोई एंजाइम नहीं होते। चलिए फिनिश हो गया। चलिए इस कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। तो चलिए, तो स्टमक में क्या क्या देखना होगा? ऑलरेडी मैंने बता दिया, स्टमक में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अगर हो सकता है तो बोलने की चीज थी। अब किसका डाइजेशन देखना होगा? प्रोटीन और फैट का डाइजेशन देखना होगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि HCl का फंक्शन देख लिया। तो फिलहाल मैंने क्या किया है, दो एंजाइम को देखिए एक्टिवेट किया हुआ है। फिलहाल हमारे पास दो एंजाइम दिख रहे हैं। एक एंजाइम क्या है? पेप्सिन। ये किसके ऊपर काम करेगा? ये सॉलिड प्रोटीन के ऊपर काम करेगा। स्टमक में किसके डाइजेशन कराने हैं? तो स्टमक में हमें दो चीज का डाइजेशन कराने हैं। किसके? प्रोटीन और फैट के डाइजेशन देखने हैं। यही ना कॉन्सेप्ट यही है। तो चलिए पहले प्रोटीन का डाइजेशन देखते हैं। तो प्रोटीन, सॉलिड प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए स्टमक में कौन है? पेप्सिन। वैसे ही लिक्विड प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए इसी स्टमक में कौन है? तो नाम है रेनिन। यानी कि ये किसके ऊपर काम करेगा? सॉलिड प्रोटीन के ऊपर। तो सॉलिड प्रोटीन जैसे दाल हो गए सॉलिड प्रोटीन है, चिकन हो गए, मटन हो गए, एग हो गए, सारे सॉलिड प्रोटीन है ना। ये सारे सॉलिड है। बीन्स हो गए, सब्जियों में देखा जाए बीन्स वगैरह सब क्या है? प्रोटीन्स है। वैसे लिक्विड प्रोटीन का बेहतरीन एग्जांपल क्या होता है? मिल्क, दूध हम लोग पीते हैं, और मिल्क प्रोटीन लिक्विड प्रोटीन कहा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे पेप्सिन किसके ऊपर काम करेगा? सॉलिड प्रोटीन के ऊपर। और रेनिन किसके ऊपर काम करेगा? तो लिक्विड प्रोटीन के ऊपर काम करने के लिए तैयार है। तो लिखता हूं मैं सीधा,
सॉलिड प्रोटीन, हेडिंग क्या हो गया, सॉलिड प्रोटीन। डाइजेशन देख रहे हैं मैकेनिज्म, तो सॉलिड प्रोटीन एग्जांपल मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सॉलिड प्रोटीन के ऊपर काम करने के लिए कौन सा एंजाइम है जस्ट एक्टिवेट किया हम लोगों ने, उसका नाम है पेप्सिन। पीएच कितना चाहिए, 1.2 से 1.8 का पीएच चाहिए, तो सॉलिड प्रोटीन के ऊपर पेप्सिन काम करेगा, 1.2 से 1.8 पीएच होगा, तो क्या करेगा ये एंजाइम सॉलिड प्रोटीन को इससे छोटे रूप में तोड़ देगा। इससे छोटे रूप को क्या कहते हैं, इसे छोटे रूप को पेप्टॉन्स प्लस प्रोटियोजेस कहते हैं। एनसीईआरटी को फॉलो करना होगा, है ना। यहां पे एनसीईआरटी से बाहर जाना बेवकूफी हो जाएगी, बहुत भारी गलती होगी और आंसर गलत मान लिया जाएगा, है ना। तो इस पोर्शन का एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं हम लोग। तो सॉलिड प्रोटीन एग्जांपल ऑलरेडी मैंने बताया, पेप्सिन काम करेगा, पीएच होगा 1.2 से 1.8 और सॉलिड प्रोटीन को इससे छोटे रूप में तोड़ देगा। तो क्या क्या रूप होंगे, एक का नाम होता है पेप्टॉन्स, एक का नाम होता है प्रोटियोजेस। फिनिश्ड, इसमें और कुछ नहीं लिखने की जरूरत है। सॉलिड प्रोटीन को जितना इसकी औकात थी, इसने अपने औकात के हिसाब से इसको पेप्टॉन्स प्रोटियोजेस में तोड़ दिया, फर्दर ब्रेक करने की इसकी औकात नहीं। लेकिन यही तो एक एंजाइम नहीं था, एक और एंजाइम हम लोग देखे हैं, अभी जस्ट देखे हैं। उस एंजाइम का नाम क्या था, सॉलिड प्रोटीन देखे ना। अब जिस एंजाइम को देखेंगे उसका नाम क्या होगा, उसका नाम अभी जस्ट हमने एक्टिवेट किया, उसका नाम है रेनिन। रेनिन का ही दूसरा नाम क्या है, रेनिन को ही कहते हैं हम लोग काइमोसिन। तो रेनिन या काइमोसिन कितने पीएच में काम करने के लिए जाना जाता है, तो 1.2 से 1.8 पीएच के बीच में ये भी काम करेगा। लेकिन ये किसके ऊपर काम करेगा, ये काम करेगा लिक्विड प्रोटीन के ऊपर। तो चलिए यहां पर लिखते हैं हम लोग लिक्विड प्रोटीन, लिक्विड प्रोटीन के ऊपर काम करा। तो रेनिन या काइमोसिन किसके ऊपर काम करेगा, लिक्विड प्रोटीन के ऊपर काम करेगा। तो लिक्विड प्रोटीन को और क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मिल्क प्रोटीन। दूध में, दूध को हम लोग लिक्विड प्रोटीन कहते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग मिल्क प्रोटीन। और क्या कह सकते हैं, इसको केसिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, इसको केसिन भी कहते हैं या केजिन भी इसको कहते हैं, CAESIN। प्रोनाउंसिएशन दोनों सही है, इसको केसिन भी कह सकते हैं, केजिन भी कह सकते हैं, दोनों चलता है, ठीक है। तो लिक्विड प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन या केसिन, इसके ऊपर काम कौन करेगा, रेनिन यानी काइमोसिन काम करेगा। और काम करके क्या करेगा, इसको एक दूसरे रूप में तोड़ देगा पहले। उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा पाराकेसिन। केसिन था ना, तो केसिन को इसने क्या किया, एक दूसरे रूप में कन्वर्ट कर दिया, उसका नाम पड़ गया पाराकेसिन या पाराकेजिन, जो भी आप बोली। जैसे ही पाराकेसिन हुआ, जैसे ही पाराकेसिन बनाना, इसके ऊपर कौन टूट पड़ा, इसके ऊपर टूट पड़ा कैल्शियम आयन। इसके ऊपर कौन टूट पड़ा, इसके ऊपर टूट पड़ा कैल्शियम आयन, इसके ऊपर टूट पड़ा, इसके ऊपर कैल्शियम आयन टूट पड़ा। अब आपको लगेगा कैल्शियम कहां से है, बहुत आसान सा है, आपको याद भी होगा, मिल्क इज ए वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम को कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं, खुद इसी दूध में कैल्शियम भी मौजूद है। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या था, रेनिन ने मिल्क प्रोटीन केसिन को पाराकेसिन में कन्वर्ट किया। जैसे ही पाराकेसिन में कन्वर्ट हुआ, इसके ऊपर कौन काम किया, कैल्शियम, जो खुद वहीं पर मौजूद है। और नतीजा कैल्शियम और पाराकेसिन क्या करेंगे, फ्यूज हो जाएंगे, एक नया मॉलिक्यूल बनेगा, उसका नाम होता है कैल्शियम पाराकेसिनेट। यानी कैल्शियम और पाराकेसिन जुड़ गए, जुड़ करके उसने क्या बना दिया, जुड़ करके उसने बना दिया कैल्शियम पाराकेसिनेट, कैल्शियम पाराकेसिनेट। अब इस स्टेप का नाम पूछेगा, हम लोग कहां से शुरू किए थे, जरा सोचिए, मिल्क प्रोटीन से शुरू किए थे ना, दूध से शुरू किए थे ना। यानी देखने में कैसा लगता होगा, लिक्विड, देखने में कैसा था, ये दूध है ना, तो देखने में कैसा था, लिक्विड। लेकिन इस लिक्विड मिल्क प्रोटीन को पहले मैंने क्या किया, पाराकेसिन में, एंजाइम ने क्या किया, पाराकेसिन में कन्वर्ट किया। फिर पाराकेसिन कैल्शियम की मदद से कैल्शियम पाराकेसिनेट में कन्वर्ट हुआ। और कैल्शियम पाराकेसिनेट देखने में कैसा दिखेगा, ये देखने में लगेगा सॉलिड लाइक कर्ड, बिल्कुल दही के समान दिखेगा। तो जरा सोचिए, हम लोग कहां से चले थे, लिक्विड, दूध लिक्विड था, लिक्विड से शुरू किए थे, लेकिन बना क्या डाले हैं हम लोग, बना डाले एक नया मॉलिक्यूल, उसका नाम है केमिकल, उसका नाम है कैल्शियम पाराकेसिनेट। देखने में कैसा लग रहा है, सॉलिड लाइक कर्ड, कर्ड मींस दही के समान दिख रहा है। तो जरा सोचिए कितना आसान सा चीज है, दो लिक्विड से शुरू किए, किस पर चले आए, सॉलिड पे चले आए। कैसा सॉलिड, दही जैसा सॉलिड पे चले आए। इस प्रोसेसिंग को कहते हैं हम लोग कर्डलिंग ऑफ मिल्क, इस प्रोसेसिंग को कहेंगे। यानी क्वेश्चन पूछा, लिक्विड प्रोटीन से शुरू होकर कैल्शियम पाराकेसिनेट बनने की घटना को क्या कहेंगे, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इवेंट इज कॉल्ड, दिस इवेंट इज कॉल्ड, इसी इवेंट को हम लोग कहेंगे कर्डलिंग ऑफ मिल्क, कर्डलिंग ऑफ मिल्क हम लोग कह रहे हैं। तो ये एक चीज हो गया। लेकिन जरा सोचिए, हम लोग किसके ऊपर चले आए, हम लोग कैल्शियम पाराकेसिनेट बना दिए ना। फिर से बार बार मैं बोल रहा हूं, कैल्शियम पाराकेसिनेट कैसा दिख रहा है, तो कैल्शियम पाराकेसिनेट दिख रहा है सॉलिड। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि सॉलिड प्रोटीन के ऊपर काम कौन करेगा, तो सॉलिड प्रोटीन के ऊपर काम करेगा पेप्सिन, और फिर से इसको किस रूप में तोड़ दिया जाएगा, पेप्टॉन्स प्रोटीजेज के रूप में तोड़ दिया जाएगा। देखिए कितना शानदार आसान सा आंसर था। यानी अगर हम लोगों ने डायरेक्टली सॉलिड प्रोटीन कंज्यूम किया, तो पेप्सिन ने उसे डायरेक्टली पेप्टॉन से प्रोटीजेज में तोड़ दिया। लेकिन अगर हम लोगों ने लिक्विड प्रोटीन
दैट मीन्स मिल्क को भी कंज्यूम किया होगा, तो उस मिल्क को भी पहले क्या किया गया, एक सॉलिड ग्रुप में कन्वर्ट किया गया, और जैसे ही सॉलिड बना कैल्शियम पैराक्साइनेट, इसके ऊपर फिर से कौन काम करेगा, इसके ऊपर काम करेगा पेप्सिन, और इसको भी पेप्टॉन्स प्रोटीजेज में तोड़ दिया जाएगा। मतलब सॉलिड खाएंगे, सॉलिड प्रोटीन, तो भी पेप्टॉन्स प्रोटीजेज बनेंगे, लिक्विड प्रोटीन यानी मिल्क खाएंगे तो भी लास्टली क्या होगा, तो भी लास्टली पेप्टॉन्स प्रोटीजेज ही बनेंगे। यानी स्टमक में प्रोटीन को, किसी भी रूप में प्रोटीन को कंज्यूम क्यों ना करें, उस प्रोटीन का आखिरी अंजाम क्या होगा, उस प्रोटीन को पेप्टॉन्स और प्रोटीजेज के रूप में हम लोग तोड़ने में सफल हो जाएंगे। यही इसकी औकात है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। दूसरा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या पूछा गया, एंजाइम्स के प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। चलिए एक छोटे से बच्चे को देखते हैं, इन्फैंट को देख लेते हैं। आप भी जानते हैं दूध के ऊपर डिपेंडेंट होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, एक व्यक्ति या बच्चा क्या करता है, दूध से थोड़ा दूरी बना के धीरे धीरे सॉलिड की तरफ बढ़ता चला जाता है। यानी क्वेश्चन पूछा गया एक बच्चे से संबंधित और एक बूढ़े व्यक्ति से संबंधित, क्या बच्चे और बूढ़े दोनों में, क्या बच्चे और बूढ़े, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, क्या बच्चे और बूढ़े दोनों में पेप्सिन नाम का एंजाइम और जो रेनिन नाम का एंजाइम है, क्या दोनों है? जवाब है हाँ, दोनों ही है। बच्चा हो या बूढ़ा, दोनों में पेप्सिन जो कि सॉलिड प्रोटीन को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, और रेनिन जो कि लिक्विड प्रोटीन को तोड़ने के लिए जाने जाते हैं, दोनों ही एंजाइम्स, पेप्सिन हो या रेनिन हो, बच्चे या बूढ़े दोनों में रहते हैं। लेकिन अंतर है, क्या अंतर है? प्रोपोर्शन का अंतर है। बच्चे के अंदर रेनिन वाले एंजाइम बहुत होंगे, पेप्सिन थोड़े कम ही होते होंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी, रेनिन की मात्रा क्या होगी, कमने लगेगी, और पेप्सिन की मात्रा क्या होगी, बढ़ने लगेगी। वजह क्या है, आप भी जानते हैं। वजह यह है क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता चला गया, उसने मिल्क से दूरी बना ली, और मिल्क से जब उसने दूरी बनाने की शुरुआत करी तो क्या हो गया, रेनिन एंजाइम की सिक्रेशंस क्या हो गए, कम होने लगे, और नतीजा रेनिन एंजाइम कम आने लगा। और रेनिन एंजाइम कम आएगा क्योंकि दूध वो कम पीता है, और नतीजा इसकी मात्रा कम गई और इसकी मात्रा बढ़ गई। शरीर भी, हमारा शरीर भी क्या है ना, एक आदत में ढल जाता। हमारे शरीर को भी क्या है, एक आदत पड़ जाती है। किस चीज की आदत पड़ जाती है? जिस तरीके से शरीर को हम लोग ढाल लेंगे, हमारे शरीर को वैसी ही आदत पड़ जाती है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, जनरली लोग क्या करते हैं, दूध छोड़ते चले जाते हैं और सॉलिड पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। नतीजा इस एंजाइम की मात्रा कम गई, इस एंजाइम की मात्रा बढ़ गई। नतीजा बूढ़े व्यक्ति में अगर इस एंजाइम की मात्रा कम गई, तो जरा सोचिए, अगर एक बूढ़ा व्यक्ति अगर दूध पीने की कोशिश करे या मिल्क डाइट को बूढ़ा बुजुर्ग होकर लेने की कोशिश करे, क्या उसका डाइजेशन अच्छे से होगा? जवाब है नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एंजाइम कम गया। नतीजा एक व्यक्ति ने जिसने लंबे समय तक दूध छोड़ दिया हो, ध्यान दीजिएगा, इसी में दो लाइन है। एक व्यक्ति ने जिसने लंबे समय से दूध को छोड़ दिया हो, बूढ़ा हो चुका है, और अब जाकर अगर वो दूध को पीने की शुरुआत करेगा, तो उसके शरीर ने क्या किया, इस एंजाइम को निकालना लगभग बंद कर दिया है। नतीजा उसमें ये प्रोसेसिंग नहीं होगी, और ये प्रोसेसिंग नहीं होने की वजह से दूध अच्छे से नहीं पचेगा, और नहीं पचेगा। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? इस प्रॉब्लम को कहते हैं हम लोग इनटॉलरेंस ऑफ मिल्क। इनटॉलरेंस तो आप समझते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, बर्दाश्त नहीं होना। यानी उस बूढ़े व्यक्ति में दूध नहीं पचेगा, दिस इज कॉल्ड इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क। नतीजा क्या होगा, कई तरीके की बीमारियों या गैस या इंडाइजेशन से प्रभावित हो जाएगा। लेकिन क्या हर बुजुर्ग में ऐसी घटना घटेगी? जवाब नहीं। वैसे लोग जिसने लाइफ लॉन्ग दूध को कंज्यूम किया हो, यानी उम्र बढ़ भी रही है, बावजूद वो दूध छोड़ने को तैयार नहीं है, यानी उसके शरीर ने रेनिन एंजाइम को सिक्रीट करना लगातार जारी रखा हुआ है, और जारी रखने की वजह से ऐसे व्यक्ति अगर बुजुर्ग होने पर भी दूध पिएंगे तो उसको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो जिसने छोड़ दिया होगा उसको दिक्कत आएगी क्योंकि एंजाइम कम गए होंगे। तो जरा सोचिए, जिसने छोड़ दिया होगा उसमें एंजाइम की कमी से दूध नहीं पचेगा, इसको कहेंगे इंटॉलरेंस ऑफ मिल्क। लेकिन क्या अगर वो दही कंज्यूम करे तो क्या वो टॉलरेबल है? जवाब है बिल्कुल टॉलरेबल है। क्यों? क्योंकि दही यानी कि उसके शरीर में, यानी जिस व्यक्ति ने दूध लंबे समय तक छोड़ दिया है उसमें प्रोसेसिंग नहीं हो रही क्योंकि एंजाइम नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति ने क्या किया, दूध लेना बंद कर दिया, उस व्यक्ति ने दही लेना शुरू कर दिया, क्या उसको डाइजेशन में दिक्कत आएगी? जवाब है नहीं, डाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि दही क्या है, दही तो सॉलिड है, और दही सॉलिड है तो उसके ऊपर काम कौन करेगा? पेप्सिन, और ये एंजाइम तो है ही ज्यादा मात्रा में। और इसी वजह से सलाह दी जाती है बुजुर्ग लोगों को जिसने दूध छोड़ दिया है कि आप दूध लेना बंद कर दें और दही लेना शुरू कर दें, क्योंकि आप में ये प्रोसेसिंग होगी और डाइजेशन में दिक्कत नहीं आएगी। एक क्वेश्चन, मैं सीधा क्वेश्चन देख लेता हूं। नीरज गुराइत, मिल्क में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट्स क्या सलाइवरी एमाइलेज से रिएक्शन कर पाता है? एंजाइम्स रिएक्शन करेगा, ये आपने कहां देखा? पहला मेरे क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है, मैं इसका आंसर और फर्दर नहीं एक्सपेंड करूंगा। आपने क्वेश्चन पूछा कि मिल्क में प्रेजेंट जो कार्बोहाइड्रेट है क्या सलाइवरी एमाइलेज से रिएक्शन कर पाता है। आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एंजाइम रिएक्शन करेगा। एंजाइम्स रिएक्शन करते नहीं है, ये एंजाइम्स रिएक्शन करवाते हैं, है ना। तो आपका क्वेश्चन ही गलत साबित हो रहा है, इसलिए इसका आंसर मैं फर्दर नहीं देने जा रहा। तो चलिए, मैंने देखा इवेंट स्टमक, स्टमक में क्या करना है,
प्रोटीन और फैट का डाइजेशन करना था। तो देखिए मैंने सॉलिड प्रोटीन का भी डाइजेशन कर दिया, लिक्विड प्रोटीन का भी देखिए मैंने डाइजेशन कर दिया, कार्बोहाइड्रेट का भी थोड़ा डाइजेशन मैंने देखा, हालांकि एंजाइम नहीं थे लेकिन माउस से एंजाइम आया था तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन भी मैंने देखा। अब क्या बच गया? फैट का डाइजेशन। तो चलिए देखते हैं कि स्टमक में फैट का डाइजेशन होगा या नहीं होगा। क्या स्टमक में फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है? तो याद कीजिए मैंने आपको एक एंजाइम का नाम लिखा होगा, बताया भी होगा, उस एंजाइम का नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज, है ना। तो जिस एंजाइम की मैं बात कर रहा हूं उस एंजाइम का नाम क्या है? ध्यान दीजिएगा, है ना। स्टमक में फैट को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम मौजूद था, उस एंजाइम का नाम क्या था? गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज। कॉन्सेप्ट भी तो यही कहता है ना कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट के वाले एंजाइम्स हैं, प्रोटीन फैट के नहीं, और स्टमक में प्रोटीन फैट के एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट के नहीं। तो देखिए प्रोटीन वाले एंजाइम्स को देख लिया, अब फैट वाले एंजाइम को देखने की बारी आ गई, नाम क्या है? गैस्ट्रिक लाइपेज। यानी स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एक एंजाइम है जो क्या डाइजेस्ट कर सकता है? फैट डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है एंजाइम तो है लेकिन क्या ये काम करेगा? इस एंजाइम के दो खतरनाक शर्त है ना। ये पहला रूल कहता है कि स्टमक में जो गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एंजाइम है एक्टिव है कि इनएक्टिव। ऑब्वियसली लिपिड वाले एंजाइम से इनएक्टिव होते हैं, यानी एंजाइम क्या है? इनएक्टिव है। यानी इसको क्या करना होगा? एक्टिवेट करना होगा। और एक्टिवेशन के लिए इस एंजाइम को क्या है? इस एंजाइम ने दो शर्त रखी अपने काम करने के लिए। इस एंजाइम ने अपनी दो शर्त रखी है। पहला क्या? इसने पहला शर्त रखा है कि मुझे बाइल चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। याद कीजिए मैंने आपको बताया था, एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा भी है, बाइल एक्टिवेट्स लाइपेजेस। लिपिड वाले जितने भी एंजाइम्स होते हैं उसको लाइपेजेस कहते हैं, उनको एक्टिवेट कौन करता है? तो बाइल करता है। यानी इस एंजाइम की पहली डिमांड क्या है? इट नीड्स बाइल, है ना, फॉर एक्टिवेशन। इट नीड्स बाइल फॉर एक्टिवेशन। इसको बाइल चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। तो सवाल उठता है क्या इसको स्टमक में बाइल मिलेगा? देखिए कितनी खतरनाक डिमांड इसने कर डाली। स्टमक में बाइल, अरे बाइल तो जब स्टमक से भी जब भोजन आगे बढ़ जाएगा ड्यूडेनम में तब ना जाकर बाइल मिलेगा। स्टमक में बाइल कहां से आएगा? तो सिंपल है, क्या इस एंजाइम की पहली डिमांड पूरी होगी? इट नीड्स बाइल फॉर एक्टिवेशन। ये डिमांड इसकी पूरी नहीं होने वाली। इस एंजाइम की एक और दूसरी खतरनाक शर्त है, इसको काम करने के लिए एक पीएच चाहिए, 4 से 5 के आसपास का पीएच चाहिए। तो लिख सकता हूं मैं, इट नीड्स पीएच बिटवीन 4 to 5, बिटवीन 4 to 5। अब फिर से देखिए कितना बड़ा पेचीदा इसका डिमांड है, कितना खतरनाक डिमांड है। इसको पीएच चाहिए, वो भी स्टमक में कितना चाहिए? तो 4 से 5 का पीएच चाहिए। फिर से क्वेश्चन वही कि स्टमक में 4 से 5 का पीएच मिलेगा? तो जवाब फिर से नहीं मिलेगा, क्योंकि स्टमक में तो पीएच 1.2 से 1.8 होगा। यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला जो लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम है, इसका नाम गैस्ट्रिक लाइपेज है, जो कि इनएक्टिव है। इसकी दो डिमांड है, पहले से बाइल चाहिए एक्टिवेशन के लिए, और दूसरा इसको चाहिए पीएच चाहिए 4 से 5 के बीच का काम करने के लिए। और क्योंकि स्टमक में ये दोनों ही डिमांड पूरी नहीं होगी, और दोनों ही डिमांड पूरी नहीं होगी मतलब ये एंजाइम इनएक्टिव ही रह जाएगा, एक्टिवेट नहीं होगा। यानी हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज नाम का एंजाइम है, उसकी दोनों डिमांड पूरी नहीं होने वाली, स्टमक में तो कम से कम पूरी नहीं होने वाली, और पूरी नहीं होने की वजह से ये एंजाइम होने के बावजूद काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ना एक्टिवेट होगा ना इसको एपीएच मिलेगा। तो फिर से अगला कॉन्सेप्ट उठा, तो क्या स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज के सिक्रेशन होने की कोई जरूरत नहीं थी? हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में जो भी घटनाएं घट रही हैं ये ऊपर वाले की एक कुदरती देन है। दैट मींस इट हैज बीन डिसाइडेड बाय गॉड, नॉट बाय अस। और हमारे शरीर में घटने वाले जो भी घटनाएं हैं ये अच्छे संदर्भ में ही होती हैं, उसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ वजह छुपी रहती है। यानी कि स्टमक में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम का बनना लेकिन काम ना कर पाना, इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह रही होगी, जो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे। यानी स्टमक में इस एंजाइम को हम लोग काम करते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन क्या सेम कॉन्सेप्ट यहां पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं जो कि सलाइवरी माइलेज के साथ अप्लाई किए थे? हाँ, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। जरा सोचिए, सलाइवरी माइलेज एंजाइम कहां का था? सलाइवरी माइलेज एंजाइम था सलाइवा का। लेकिन क्या वो स्टमक में आकर काम किया? बिल्कुल किया, 10 से 15 मिनट तक किया। ठीक उसी तरीके से कॉन्सेप्ट आप सोचिए, स्टमक में एक एंजाइम है नाम है गैस्ट्रिक लाइपेज, यहां काम नहीं कर पा रहा, लेकिन जब भोजन जब स्टमक से होकर जब ड्यूडेनम में जाएगा तो जरा सोचिए क्या इस गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम की ये दोनों डिमांड पूरी होगी? तो जवाब है जैसे ही भोजन, क्योंकि स्टमक से भोजन कहां जाएगा? ड्यूडेनम में जाएगा। जैसे ही ड्यूडेनम में जाएगा वहां गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम की क्या दोनों डिमांड पूरी हो जाएगी? बिल्कुल दोनों डिमांड पूरी हो जाएगी। वहां से बाइल भी मिलेगा, नतीजा गैस्ट्रिक लाइपेज एक्टिवेट भी हो जाएगा, और वहां से पीएच भी 4 से 5 के आसपास का मिल जाएगा। क्यों?
क्योंकि भोजन जैसे ही ड्यूोडेनम में पहुंचेगा, उसे क्या मिलेगा, उसे ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रेशन का सामना करना पड़ेगा। और ब्रूनर्स ग्लैंड के सिक्रेशन क्या करते हैं, पहले मैंने बताया था, ब्रूनर्स ग्लैंड निकालते हैं एल्कलाइन म्यूकस, और एल्कलाइन म्यूकस क्या करते होंगे, स्टमक से जो हाईली एसिडिक भोजन आ रहा है उसको एल्कलाइन करते होंगे। और जब एसिडिक भोजन जब एल्कलाइन होने की कोशिश करता होगा तो कभी ना कभी तो 4 से 5 pH के बीच में से गुजरता ही होगा। तो देखिए ड्यूोडेनम इसकी दोनों डिमांड पूरी होगी और नतीजा स्टमक में रिलीज जरूर हुआ, काम करेगा ड्यूोडेनम में। तो देखिए क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, या पूछा कहीं ना कहीं हो सकता है, दिखे दिमाग को ऑलवेज एक्टिव रखना होता है। एक ऐसे एंजाइम का नाम बताएं जो कि सीक्रेट तो होता है स्टमक में लेकिन काम करेगा आगे ड्यूोडेनम में, नाम क्या होगा, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो देखिए क्वेश्चन इस पॉइंट से है। तो स्टमक में जब तक भोजन हाईली एसिडिक था, स्टमक में जब तक भोजन हाईली एसिडिक था, उस हाईली एसिडिक भोजन का नाम क्या रखे थे, उस हाईली एसिडिक भोजन का नाम था काइम। लेकिन अब क्या होगा, अब ये काइम पाइलोरिक स्फिंक्टर से क्रॉस करते हुए कहां आ गए, ड्यूोडेनम आ गए, और ड्यूोडेनम आने की वजह से क्या हो गए, अब एसिडिक भोजन एल्कलाइन हो जाएगा, इसका नाम क्या पड़ जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा काइल, CHOILE। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं जो क्वेश्चन में दिखता भी है। माउथ के स्लाइटली एसिडिक भोजन को कहते थे बोलस, स्टमक के हाईली एसिडिक भोजन को कहते हैं हम लोग काइम, और इंटेस्टाइन के एल्कलाइन भोजन को क्या कहते हैं, काइल। तो ये क्वेश्चन भी आपको 3 देखा करेगा। चलिए आज तो हम लोग के पास वक्त नहीं है, आज भी मैं काफी स्लो ही चल रहा हूं, आपका ध्यान रखने की कोशिश कर रहा हूं, कई लोग फाउंडेशन से भी जुड़े हुए हैं, उनको दिक्कत ना हो। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। अगले क्लास को हम लोग इसके आगे बढ़ाते हैं।